चलिए, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू रिवीजन ऑफ ऑल द थ्योरी चैप्टर, नॉट ऑल द थ्योरी चैप्टर्स, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स हैं, उनका हम रिवीजन लेंगे। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो थ्योरी में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी गिव्स यू 25 मार्क्स। तो थ्योरी इज दैट पार्ट जिसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए हर किसी को, मतलब आई पर्सनली मेन है कि थ्योरी पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, बिकॉज हो सकता है कि आईसीआई ने कभी आईडीटी को बहुत टाइम से टारगेट नहीं किया, तो इस टाइम आईसीआई टारगेट करे आईडीटी को, इट माइट बी पॉसिबल, बट या मतलब थ्योरी को आपको पूरा का पूरा फोकस करना है। एक बार मैं फास्ट ट्रैक वालों को भी बोल देता हूँ कि थ्योरी देखना है तो आ जाओ। चलिए, तो थ्योरी का जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स के आसपास रहेगा आपका। ठीक है, और 25 नंबर बहुत होते हैं जीएसटी में, 25 नंबर मतलब लिटरली बहुत होते हैं, तो थ्योरी का वेटेज काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो ये स्मार्ट बोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट आज किया है, अगर ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार वैसे ही बैठ के पढ़ाएंगे। थ्योरी के कुछ चैप्टर्स हैं, आज कौन कौन से चैप्टर्स अपन कवर कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ लेट्स स्टार्ट विद इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। ये दिख रहा है आपको, चैप्टर नंबर 13 इंस्पेक्शन, चैप्टर नंबर 14 अपील्स, एंड चैप्टर नंबर 12 असेसमेंट एंड ऑडिट। तो लेट्स डू दिस, ठीक है, इन नेक्स्ट 1.5 आवर उसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट। शुरू करते हैं कहानी को। ओपन योर बुक्स, आई एम स्टार्टिंग विद इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। ठीक है, इंस्पेक्शन से शुरू करते हैं, बुक्स खोल के बैठ जाओ, फटाफट रिवीजन खत्म करेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा था इंस्पेक्शन का? चैप्टर नंबर था आपका इंस्पेक्शन का 13। लेट्स डू वन थिंग, डाउनलोड हो जाने, बुक्स तो कभी खोली हुई है ना, ठीक है। Although I was very tired today, but in my whole life I have never felt these kind of health issues जो मैं अभी फेस कर रहा था। बोर्ड क्लियर नहीं है? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, फटाफट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सभी लोग। इंस्पेक्शन से शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? पहली बात, इंस्पेक्शन आपका कब कब हो सकता है। बेसिक सा 4 नंबर का सवाल यहाँ से आ सकता है कि इंस्पेक्शन किन कारण से आपका इंस्पेक्शन हो सकता है, व्हाट आर द रीजन जिन कारण से आपका इंस्पेक्शन कराया जा सकता है। तो देखो, पहली बात तो इस चैप्टर का जो हीरो है ना वो जॉइंट कमिश्नर है। जॉइंट कमिश्नर इज द हीरो ऑफ दिस चैप्टर। इंस्पेक्शन भी जॉइंट कमिश्नर करवाता है, सर्च एंड सीजर भी जॉइंट कमिश्नर करवाता है। तो आपको एमसीक्यू में एक इंस्टीट्यूट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द मेन हीरो ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कौन कौन करवाता है। तो इंस्पेक्शन जॉइंट कमिश्नर करवाता है। पहली बात, इंस्पेक्शन ऐसा नहीं कि किसी का भी करवा दो, चलते फिरते मान लो मेरा मन कर गया किसी का इंस्पेक्शन कर दो, चलो भाई इसका इंस्पेक्शन कर दो, ऐसे थोड़ी है भैया। रीजन टू बिलीव होना चाहिए आपके पास, यू शुड हैव रीजन टू बिलीव। ठीक है, आप किसी को भी ऐसे परेशान नहीं कर सकते, आपके पास इंस्पेक्शन का रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तभी आप इंस्पेक्शन करवाएंगे। आप इंस्पेक्शन क्यों करवाएंगे? रीजन टू बिलीव समझ में आता है कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए, पर क्यों, किस चीज का रीजन टू बिलीव, क्या लगता है आपको? तो इन्होंने बोला कि इफ यू हैव सप्रेस एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये 4 पॉइंट दे रखे ना आपको, क्या दे रखा है? पहला पॉइंट, सप्रेस एनी ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने क्या किया है? गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन सप्रेस किया है, मतलब बताया नहीं है आपने। दूसरा, सप्रेस द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। ठीक है, सप्रेस द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड मतलब आपके पास सामान पड़ा है लेकिन उसका ट्रांजैक्शन को सप्रेस किया, आपने बताया नहीं उसको। ठीक है। तीसरा,
पहली बात तो आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर दी, वही ट्रांजेक्शन आपने छुपाया। दूसरा क्या था, दूसरा आपने क्या किया कि आपके पास सामान पड़ा हुआ था, स्टॉक पड़ा हुआ था, आपने उसको सप्रेस किया, कम बताया। तीसरा हैज क्लेम आईटीसी, तो ये सब चीजें हम क्लास में पढ़ चुके हैं, इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिवीजन, फास्ट रिवीजन, तो मैं आपको लॉजिक नहीं समझा रहा हूं, कुछ नहीं समझा रहा हूं। हमने देखो सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन करने की कब जरूरत पड़ रही है, जब डिपार्टमेंट को लग रहा है कि भैया टैक्स की चोरी कर रहे हो आप। अब टैक्स की चोरी कितने तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं। या तो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बता ही नहीं रहे, गुड्स आपके पास पड़ा है, उसको आप सप्रेस कर रहे हो। तीसरा, आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली। चौथा, आपने इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेन किया, इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेन किया, ठीक है, हैज इंडल्ज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन, इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेन किया तो भी क्या हो सकता है, तो भी आपके ऊपर इंस्पेक्शन कराया जा सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा बनता है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, यहां से सीधा सीधा बनता है। अगला सवाल ये आता है कि इंस्पेक्शन कहां पे हो सकता है, तो भैया जो भी आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस हैं, ठीक है, वहां पे भी हो सकता है। इधर इट्स योर गोडाउन, इधर इट्स योर वेयर हाउस, रास्ते में चलते चलते भी इंस्पेक्शन हो सकता है आपके व्हीकल का, ठीक है। तो इंस्पेक्शन आपका कहीं पे भी हो सकता है। अब आईसीआई पता है क्या करता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो ये पहले 4 पॉइंट लिख के आने आपको, जो दिख रहे हैं ना, ठीक है। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो ये भी लिख के आ जाना, क्या लिख के आना, ये वाला, एनी पर्सन एंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स और ओनर ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस, ये वाला पॉइंट भी लिख के आ जाना, ठीक है। दिख रहा है आपको, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंस्पेक्शन यहां पे खत्म होता है। नीचे वाली लाइन पढ़ लो कि इंस्पेक्शन कौन करवा सकता है, तो इंस्पेक्शन कौन करवा सकता है, इंस्पेक्शन कौन करवा सकता है, जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक ऑफिसर। आई जस्ट वांट कि आप एक बार इस वाले 4 पॉइंट को फिर से पढ़ लो, कोशिश ये करो कि क्लास में इसको खत्म कर दो, बाद में देखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर जैसे आपने रेड मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, स्पेशल 26 देखी होगी, वो भी नहीं देखी कोई बात नहीं, आप पढ़ने लायक ही हो, फिर पढ़ो तुम, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सर्च एंड सीजर मतलब आपके घर पे यहाँ पे सर्च एंड सीजर हुई है, रेड पड़ी है आपके, तो उस केस में पहली बात तो कौन करवाता है, वो जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक ऑफिसर ही करवा सकता है, और कोई नहीं करवा सकता। दूसरी बात सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या क्या पावर्स होती हैं ऑफिसर की जब वो सर्च एंड सीजर करवाता है, जब रेड पड़ती है तो ऑफिसर की क्या क्या पावर्स होती हैं, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, वो तोड़ फोड़ कर सकता है, वो अलमीरा तोड़ सकता है, वो दरवाजा तोड़ सकता है, वो गाड़ी की सीट कवर फाड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी इच्छा, उसका जो मन करे वो फाड़ सकता है वो, ठीक है। आपने स्पेशल 26 में देखा होगा कि गाड़ी की सीट कवर, सोफा कवर सब तोड़ फोड़े थे उसने, ठीक है। बट सपोज करो आप बोल रहे हो सर दरवाजा खुला हुआ है, चले जाइए, बोला नहीं तोड़ूंगा, ऐसे नहीं, अगर आप उसका एक्सेस मना कर रहे हो तभी वो करेगा ना। ये सब कुल मिला के फीलिंग को समझो, फीलिंग क्या है कि भैया पावर क्या क्या है उसकी। अगर आप उसको दरवाजे के एक्सेस नहीं दे रहे, उसको आप अलमीरा का एक्सेस नहीं दे रहे, किसी बॉक्स का एक्सेस नहीं दे रहे, तो वो तोड़ भी सकता है उसको, ठीक है, उसके पास वो पावर है। आगे बढ़ते हैं, फिर अपन ने क्या देखा कि सपोज करो जिसके यहाँ रेड पड़ी है, ठीक है, अब जिसके यहाँ पे रेड पड़ी है, समझना मेरी बात ध्यान से, वो चाहेगा ही, वो चाहे तो उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, जो डिपार्टमेंट वाले लेके जा रहे हैं, उससे उनकी फोटोकॉपी मांग सकता है, ठीक है। वो उसके पास राइट है कि भैया मेरे को मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट की फोटोकॉपी दे दो, तो वो फोटोकॉपी मांगने का उसके पास राइट है, तो वो फोटोकॉपी मांग सकता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर सपोज करो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट उठा के ले गए, ठीक है, रेड पड़ी है आपके, अब क्या हो रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट तो उठा के ले गए, रेड पड़ी है आपके यहाँ पे, और 30 डेज हो गए, शो कॉज नोटिस आ गया कि भाई ये है, पर वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट लेके गए थे ना, वो रेलिवेंट ही नहीं था केस से। सपोज करो बुक्स ऑफ अकाउंट ले गए, लेकिन उस केस के इंक्वायरी के लिए रेलिवेंट नहीं था वो, तो उनको जब से शो कॉज नोटिस इशू हुआ है ना, उसके 30 डेज के अंदर वो रिटर्न करनी पड़ेगी। भूल गए हो आप लोग, मेरे को पता है सारी चीजें, आप देख लो। द सीज डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग शैल बी रिटेन ओनली टिल द टाइम, जब भी तक रखेंगे जब तक उसको रखने की जरूरत है, ऐसे नहीं कि रखेंगे जिंदगी भर, ठीक है। एंड इफ दीज आर नॉट रिलाइड ऑन फॉर द केस, और वो केस से रेलिवेंट नहीं रखती हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा, उनको 30 डेज के अंदर रिटर्न करनी पड़ेगी। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट, उनको वापस करना पड़ेगा। हाय आशीष, हाउ आर यू? आशीष मुदगल इज देयर। भाई दिल्ली का मीटअप था हमारा,
और मतलब इस लड़के ने मेरे को मेरी ट्रेन पकड़वाई थी, शाम की मेरी ट्रेन थी जयपुर की, और इसने जो गाड़ी भगाई थी ना, मतलब पूछो मत। तो इट वॉज जस्ट 30 सेकेंड्स लेट होते अगर हम, व्हेन वी रीच द ट्रेन वॉज देयर, तो वो ट्रेन निकल जाती। चलो सुनना मेरी बात ध्यान से, अगला पॉइंट, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि भैया आपके गुड्स कब जब्त कर लेंगे, कॉन्फिस्केट। तो ये सिंपल सी बात है यार, क्या फालतू बातें करते रहता है बार बार, कि जब भी आप इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट कर दोगे तो जब्त कर लेंगे, कोई भी गुड्स का स्टॉक आप सप्रेस करोगे तब जब्त कर लेंगे, यही बात लिखी हुई है। अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो और आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, आप रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं रहे, बिना रजिस्ट्रेशन के सेल चली जा रही है आपकी, तो कॉन्फिस्केट कर लेंगे। दीज आर द पॉइंट। ठीक है, यही पॉइंट थे, समझ में आया आपको? तो सप्लाई ऑब्लिक रिसीव एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दूसरा, ये आपको याद भी नहीं करना क्योंकि सी कैटेगरी वाला पॉइंट है ये, ठीक है, बट इसके 4 पॉइंट्स एक बार फटाफट से देख लो, चारों के चारों इनमें से 2 तो आपको एक्जैक्टली सिमिलर लगेंगे। ठीक है, तो इनको एक बार फटाफट से रीड मान लो। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, इंस्पेक्शन कौन करा सकता है, जॉइंट कमिश्नर करवा सकता है, या उससे ऊपर की रैंक का कोई भी ऑफिसर करवा सकता है। कौन? आपका ये इंस्पेक्शन। दूसरी, इंस्पेक्शन कब हो सकता है, इंस्पेक्शन के 4 रीजन थे, सप्रेस द ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सप्रेस स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड। तीसरा, क्लेम एक्सेस आईटीसी। चौथा, कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर अपन ने देखा था कि इंस्पेक्शन कहां हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, आपके गोडाउन में हो सकता है, आपके वेयर हाउस में हो सकता है, कहीं पे भी इंस्पेक्शन हो सकता है, ये भी अपन ने देखा था। राइट, क्लियर है आपको? ठीक है, डन, आगे बढ़े। वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो आपका डॉक्यूमेंट या सामान ले गए, अब वो रिलीज कैसे होगा? तो 3 तरीके हैं। पहला तो हो गया एक्चुअल रिलीज। एक्चुअल रिलीज मतलब कि एक्चुअल रिलीज से पहले आते हैं प्रोविजनल रिलीज पे। प्रोविजनल रिलीज के केस में क्या है कि सपोज करो आप ऐसे बोल रहे हो कि आपको हमारा सामान चाहिए, बोल ले जाओ। ऐसे कैसे ले जाओ? सुनना मेरी बात, सॉरी, वो बोल रहा है कि आपको हमारा सामान चाहिए तो एक काम करो, देखो हमारा धंधा चल रहा है, बड़ी बदनामी होगी, आप एक काम करो, हम उतने ही अमाउंट का बॉन्ड प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी भर देते हैं, मतलब बॉन्ड भर देते हैं। सुनना मेरी बात, देखो केस तो कोर्ट में चलेगा। हम बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हमने गलती करी है और आप हमारा सामान ले जाना चाहते हो, राइट? दिस इज द पॉइंट कि हमने गलती करी है और आप हमारा सामान ले जाना चाहते हैं, दिस इज द पॉइंट ना। तो एक काम करते हैं, हम एक बॉन्ड भरते हैं जिसमें आपको लगता है कि जीएसटी की हमने जितनी चोरी करी है वो प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, उतने अमाउंट पे हम बॉन्ड भर देते हैं। अगर हम गिल्टी प्रूफ हो जाए तो आप बॉन्ड को एग्जीक्यूट करा लीजिएगा और पैसा ले लीजिएगा, बट एटलीस्ट हमारा सामान मत ले जाओ। ठीक है, अगर आप हमारा सामान ले भी गए हो आप, तो हम बॉन्ड भर देते हैं, प्लीज उसको वापस कर दीजिए। आपको सामान से मतलब है या पैसे से मतलब है? पैसे से मतलब है ना, तो हम बॉन्ड भर रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? सो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है, ऑन फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड। सिक्योरिटी बॉन्ड आप फर्निश कर रहे हैं किसका? ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। ठीक है, दूसरा होता है एक्चुअल रिलीज। सपोज करो डिपार्टमेंट वाले हैं, वो आपका सामान ले गए। क्या ले गए? सामान ले गए। अब 6 महीना हो गया, क्या हो गया? 6 मंथ्स हो गए, कोई नोटिस ही नहीं आया। भाई एक बात बताओ, जैसे सपोज करो सचिन है अब हमारा, ठीक है, सचिन है। अब सचिन क्या कर रहा है? सचिन मान लो किडनैप हो गया, समझना मेरी बात। अब किडनैप होगा तो क्या होगा? अब अगला प्रोसेस ये होगा, किडनैपर का फोन आएगा, फिरौती मांगेगा। ठीक है, ऑल्दो इसके घर वाले बोलेंगे कि 2-4 लाख हमसे और ले लो, वहीं रखे रखो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल केस में, जनरल केस में, सचिन की बात छोड़ दो, चलो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, किडनैपर किडनैप करके लेके गए तो फोन आएगा, फिरौती मांगेंगे, पैसा देंगे, सामान वापस मिलेगा, मतलब वो बंदा जो किडनैप हुआ था वो वापस मिलेगा। ठीक है, तो इन द सेम वे हम कह रहे हैं भाई सामान ले गए तो बताओ क्या चाहिए? पैसा चाहिए, क्या चाहिए? फोन तो करो, कुछ नोटिस तो भेजो। कुछ नोटिस ही नहीं भेज रहे, 6 महीना हो गया। तो ये बोल रहे हैं तो सामान वापस दो, फिर 6 महीना हो गया, कुछ चाहिए ही नहीं तो लेके क्यों गए? तो बोल रहे हैं इफ नो शो कॉज नोटिस इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ सीजर। 6 महीना हो गया, ठीक है, और 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है, तो बस सामान वापस करो। ठीक है, ऑल्दो कमिश्नर चाहे तो इस 6 महीने के पीरियड को 6 महीने से और बढ़ा सकता है। क्लियर है नहीं है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्पोजल ऑफ गुड्स, थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, ये क्या बोलता है डिस्पोजल ऑफ गुड्स? कि सपोज करो वो ऐसे रहा है कि मान लो मेरा जो गुड्स का नेचर था ना, गुड्स कैसे थे, मान लो मेरा आम का बिजनेस है, मैंगो, ठीक है, मान लो मेरा
उसका बिजनेस है, वो जो करते हैं ना, वो पेंट कराते हैं, तो वो एक थिनर आता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है ना, उसकी खुशबू ही अलग होती है, देखा है कभी? तो नेल पेंट रिमूवर जैसा है ना। तो कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है जी, ठीक है, और डिपार्टमेंट वाले उसको लेकर, अब हम कह रहे हैं यार खराब हो जाएगा सामान, तो अब हमने डिपार्टमेंट को क्या बोला, तुम सामान तो ले गए हमारा 10 लाख का, और सामान खराब हो गया ना, तो लेके दिखा लो 1 रुपया तुम हमसे, फिर अब तो ईगो क्लैश हो जाएगा ना भाई, तुम हमारा सामान भी खराब कर दिए। एक तो डिपार्टमेंट बोल रहा कोई दिक्कत की बात नहीं, एक काम करते हैं हम आपका सामान बेच देते हैं, सामान बेच के हम पैसा वसूल लेते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो ये 3 तरीके हैं मैनर एंड रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स के, ठीक है, मैनर एंड रिलीज ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स के 3 तरीके हैं। क्लियर है? पहला आपने वे पढ़ लिया, ऑन फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड, पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। दूसरा, इफ नो शो कॉज नोटिस इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने तक कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं होगा, तो भैया वापस दो 6 महीने प्लस 6 महीने कमिश्नर चाहे तो। और लास्ट वाला पॉइंट अपन ने देख लिया, द गुड्स द गवर्नमेंट में नोटिफाई, गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर सकती है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च एंड सीजर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च एंड सीजर तो अपन ने पढ़ा था, जैसे अगर आपने स्पेशल 26 या रेड देखी हो, ठीक है, अगर आप नॉर्मल इंसान है तो देखी होगी इन दोनों में से एक मूवी, तो मैंने भी एक तो देखी रखी स्पेशल 26, देखना जरूर, अगर नहीं देखी तो आप लोगों ने एग्जाम के बाद देख लेना। तो सबसे पहले क्या होता है, जा रहे हैं भाई डिपा, जिसके घर पे भी रेड हो रही है, उसके बाद आईडी कार्ड दिखाएंगे सबसे पहले, है ना, दिस इज इंस्पेक्टर रॉय, नहीं मतलब जो भी मतलब होता है ना, वो अपना आईडी कार्ड दिखाओ उसको। आईडी कार्ड दिखाने के बाद आईडी कार्ड दिखा दिया, फिर सर्च वारंट दो कि भैया आपके यहाँ पे सर्च है, सर्च होगी आपके यहाँ, ठीक है, सर्च वारंट दिखाओ उसको। तो प्रोसेस क्या हो गया कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ, आप सर्च वारंट दिखाओ, सर्च वारंट पे साइन लो, किसके, जिसके यहाँ रेड पड़ी है उसके लोगे ना, और किसके लोगे, ठीक है। साथ में आपके एक लेडी ऑफिसर भी होनी चाहिए। सर लेडी ऑफिसर क्यों होनी चाहिए? अरे नालायक हूं इसलिए होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज सपोज करो किसी घर में फीमेल्स होती हैं, ठीक है, पता चला मेल ऑफिसर पहुंच गए, शाम को मेल ऑफिसर से फंस रहे हैं उल्टे केस में, ठीक है, एलिगेशन लग रहे हैं उन पे, हो सकता है ना ऐसा, तो बोले भैया एक साथ में लेडी ऑफिसर होनी चाहिए। अगर आपने स्पेशल 26 देखी थी तो उसमें थी ना एक लेडी ऑफिसर, वो क्या करती, सर जी असली काम तो यही कर रहे हैं, बाकी हम तो बस अपनी, तो यही वाला केस था, ठीक है, याद करो। तो इसके अंदर क्या था कि एक लेडी ऑफिसर भी होनी चाहिए। और फिर हमने क्या देखा कि जैसे ही सपोज करो हम सर्च करने गए, मान लो मैं ऑफिसर हूं और आप कौन हो जिसके यहाँ पे सर्च हो रही है, तो आप मेरी पर्सनल सर्च करो कि भाई पता चला कि जैसे मान लो ये तो जीएसटी की सर्च है, पता चला नारकोटिक्स वाले हैं, जेब में थोड़ी सी ड्रग्स भर लाए और आपकी अलमीरा में डाल दी और बोलती है लो इनकी फोटो लो भैया, ड्रग्स रखी है इनके घर में, ठीक है, तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पर्सनल सर्च कराओ कि भाई पता चला कोई मैं नोट खुद ही लाया हूँ घर से बंडल भर के और आपके यहाँ पे डाल दिए कि देखो इनके यहाँ काला धन पड़ा हुआ है, नहीं, तो पर्सनल सर्च कराओ पहले अपनी, आते टाइम भी और जाते टाइम भी, ठीक है। अब जब रेड पड़ रही है आपके यहाँ सर्च हो रही है, तो आस पड़ोस के मोहल्ले से विटनेस भी बुलाओ। एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड। हाँ, तो वी वर डूइंग दिस कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च एंड सीजर। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में अपने क्या क्या देखा था कि सबसे पहले आपके पास सर्च वारंट होना चाहिए, आपके पास अपनी आईडी कार्ड होनी चाहिए। आप जब सर्च करेंगे तो आप अपनी पर्सनल सर्च करवाइए पहले, जाने से पहले कि हम भाई आप कोई सामान तो नहीं लेके गए। आप जब सर्च करने जा रहे हैं तो भी पर्सनल सर्च करवाइए, और जब सर्च करके आ रहे हैं तो भी आप अपनी पर्सनल सर्च करवाइए, ठीक है। और ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, सर्च हो गई आपकी, सर्च के बाद जब सर्च हो जाएगी ना, अच्छा सर्च शुरू करने से पहले 2 विटनेस भी बुलाओ, ठीक है, सर्च शुरू करने से पहले 2 विटनेस भी बुलाओ, और विटनेस आसपास की सोसाइटी से बुलवाओ, ठीक है, कि भाई देखो 2 लोगों के सामने सर्च हो रही है, ऐसे कहते हैं ना कि 2 लोगों के सामने हुआ है काम, ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई भी एलिगेशन लगा दो फिर बाद में। अब अगर 2 लोग हैं, मान लो वो आना नहीं चाह रहे सोसाइटी वाले, आप गए उनके घर और उनको बैल लगा के बोला कि चलिए शर्मा जी के घर, बोले क्यों, बोले रेड पड़ी है उनके घर, आपके साइन लेंगे, तो वो डर गए, उन नहीं बोले हम नहीं देंगे, तो आप बोले चल रहे हो या बोरे में ले जाएं, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। इफ दे आर नॉट विलिंग टू गो तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकता डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप दूसरी सोसाइटी में जाके गेट खटखटाइए, तो दर जाके आपको दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, और जो भी रेडी हो जाए आप उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ये देख लो, द सर्च शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेस of the locality if no such inhabitants are available willing
द इनहेबिटेंट्स ऑफ एनी अदर लोकेलिटी शुड बी आस्क्ड टू बी विटनेस फॉर सर्च। दूसरे को बुलाओ फिर, ठीक है। द विटनेस शुड बी ब्रीफ अबाउट द पर्पस ऑफ द सर्च। उसको पहले बताओ, ऐसे नहीं क्यों ले जा रहे हैं, बोले वो प्रसादी रखी है शर्मा जी के 13वीं पे, उसलिए ले जा रहे हैं, वो प्रसादी के नाम से आ गया, फिर वहां जाके बोल रहे हैं देखो सर्च हो रही है, इस पर साइन करो। तो आप ऐसे किसी को धोखे में नहीं बुला सकते, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सर्च होने के बाद पूरा पंचनामा बनेगा। पंचनामा पे आप सामने वाले के साइन लो, ठीक है, पंचनामा पे अपनी सील लगाओ डिपार्टमेंट की। फिर जो सर्च वारंट है, जो भी इशूइंग अथॉरिटी थी, उसको सर्च वारंट वापस से देके आओ, ठीक है, कि भैया ये सर्च वारंट आपका है। जो भी डिपार्टमेंट था ना जिसने सर्च वारंट इशू किया था, जीएसटी डिपार्टमेंट ओनली, जो भी ऑफिसर था, ठीक है, ऑफिसर को सर्च वारंट देके आओ, तो वो अपने रिकॉर्ड में मेंटेन रखेंगे सर्च वारंट को, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है नहीं है। तो ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, क्या पता पूछ ले, कभी नहीं पूछा एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने आज तक। ये क्वेश्चन पूछ ले तो 5-6 पॉइंट लिख के आना मिनिमम, 5 नंबर का पूछे तो 6-7 लिख के आ जाना, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट, कि सर्च वारंट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, ये अपन ने कभी नहीं देखा, मतलब एग्जाम में नहीं देखा, क्लासेस में तो देखा ही है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कभी नहीं आया, सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट। इसका मतलब ये क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई के पास्ट ईयर के क्वेश्चन, स्टडी मैथ सब कुछ कवर्ड है, पर ये क्वेश्चन कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, क्या पता सकता है। और हाँ, अगर आपको हमारा क्वेश्चन बैंक या समरी बुक या क्लासेस कुछ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे हम कभी एडवर्टीजमेंट करते नहीं है, क्योंकि कभी जरूरत पड़ी भी नहीं, ठीक है, चलती क्लास है इसलिए बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट में आते हैं। तो सर्च वारंट के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, सिंपल है जी। अब खुद सोचो ना क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। सर्च वारंट क्या है, कागज है, उस पर क्या क्या लिखा होगा, तो जिसके यहाँ सर्च पड़ रही है उसका एड्रेस लिखा होगा, उसके प्रीमाइसेस का नाम लिखा होगा, जो भी नाम होगा, है ना, और क्या होगा, क्या वायलेशन किया है जिसलिए सर्च पड़ रही है वो लिखा होगा, डेट लिखी होगी, प्लेस लिखी होगी, कितने दिन के लिए सर्च होगी वो लिखा होगा, और क्या लिखा होगा, ये लिखा हुआ है द वायलेशन अंडर द एक्ट, प्रीमाइसेस टू बी सर्च। अच्छा, सर्च वारंट किसने इशू किया है, किस ऑफिसर ने, वो लिखा होगा, द नेम एंड डेजिग्नेशन। ऐसा तो मान लो कल को सचिन लिख दे कि इसके यहाँ सर्च कर दो, बोले कौन सचिन भाई, तो पता तो चले ना कौन ऑफिसर है, कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर है या ऐसी कोई सर्च वारंट लेके घूम रहा है। तो नेम एंड डेजिग्नेशन, फिर जो सर्च करने वाला है उसका नाम, ठीक है, और डेट एंड प्लेस ऑफ टाइम, सीरियल नंबर ऑफ सर्च वारंट। हाँ, सर्च वारंट के सीरियल नंबर होते हैं ना, बहुत सारे लोगों के सर्च वारंट जाते हैं तो सीरियल नंबर डले होते हैं सर्च वारंट पे। पीरियड ऑफ वैलिडिटी, बस क्लियर है या नहीं है, डन, सॉर्टेड है जी। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब आते हैं सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर सर्च एंड सीजर। अब ये क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में नहीं पूछा था आईसीआई ने। तो जो May 22 का एग्जाम था, अटेम्प्ट था, उसकी मैराथन में मेरे को लग रहा था, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया तो अब अपने क्वेश्चन बैंक में मिलेगा आपको। तो अब एक अटेम्प्ट, जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था November 22, उसमें तो 100% श्योर था कि क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इस बार आ सकता है, ठीक है, 1 साल हो गया है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के जाना है। इस बार सर्च वारंट का क्वेश्चन भी आ सकता है, आए तो बोनस है मतलब आपके लिए, या फिर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च भी आ सकता है, ठीक है। और बेसिक रिक्वायरमेंट का जो सर्च वाला क्वेश्चन आया ना, हो सकता है वो केस स्टडी घुमा के पूछ ले आईसीआई, मतलब कोई केस स्टडी बना दे, फिर एंड में लिख दे व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च, या फिर ऐसे पूछ सकता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग सर्च। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, प्रिंसिपल या कुछ भी पूछे, पूछ यही रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं सेफगार्ड्स ऑफ सर्च एंड सीजर। सेफगार्ड्स ऑफ सर्च एंड सीजर, ठीक है। तो सर्च एंड सीजर के क्या क्या सेफगार्ड्स हैं। सेफगार्ड मतलब क्या है, जैसे मान के चलो अभी हमारा अखिल है, किसके नीचे वाला समझाऊं, अखिल है, जैसे मान लो हमारा ये है ना। अब अखिल के घर क्या हुई, सर्च पड़ गई, रेड पड़ गई, मैं इसके घर पहुंचा, बड़ा दुखी था कि मैंने बोला भाई क्या हुआ, बोले सर बर्बाद हो गए, लुट गए। मैंने कहा लुट तो गए लेकिन क्या हुआ, बोले सर रेड पड़ गई, अब कुछ नहीं बचा। तो मैं इसका एक फ्रेंड हूं। सेफगार्ड मतलब क्या है, फ्रेंड, सेफगार्ड मतलब फ्रेंड, ठीक है। हाँ, रोई रोई कर रहा था ये, बिल्कुल एलिश, ठीक है। तो सेफगार्ड मतलब फ्रेंड।
तो फ्रेंड क्या बोल रहा है ये कि देख भाई अखिल, जो तेरा डॉक्यूमेंट या सामान लेके गए ना, ऐसे नहीं वो जिंदगी भर के लिए ले गए। अगर तेरे को लग रहा है ना तू सही है तो चिंता मत कर, सब वापस आएंगे। तो सीज गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी रिटेन बियॉन्ड द पीरियड नेसेसरी फॉर देयर एग्जामिनेशन। सब वापस से आएंगे। आप एक काम करो, इस पॉइंट को एक बार रीड मारो आप, ठीक है, आप एक बार रिकॉल करो, फिर मैं इसको पूरा समझाता हूँ। जस्ट रीड इट। सॉरी वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ देखो, सिंपल सा पॉइंट है, मैं ऐसे बोल रहा था आपको कि ये पॉइंट तो आपने रीड कर ही लिए होंगे। अब मैं समझा देता हूँ फटाफट से कि सेफगार्ड का मतलब क्या है कि जो असेसी है ना, जिसके यहाँ पे रेड पड़ी है, असेसी बोलना गलत रहेगा, जिसके यहाँ पे रेड पड़ी है ना, जिसके यहाँ पे सर्च एंड सीजर हुई है, उसके फेवर के लिए पॉइंट है सारे के सारे, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि परमानेंटली रखेंगे ये गुड्स या फिर जो भी डॉक्यूमेंट लेके गए, जब तक जरूरत होगी तभी तक रखेंगे। दूसरा कि ऐसा क्यों, वो ऐसे बोल रहा है कि अब मेरी तो बुक्स ऑफ अकाउंट ही चली गई, तो भाई क्या टेंशन की बात है, फोटोकॉपी तो ले ही सकते हैं, तेरा राइट है फोटोकॉपी लेना, तो ठीक है, तो फोटोकॉपी लेना तो तुम्हारा राइट है, फोटोकॉपी ले सकते हैं। तीसरा कि भाई तेरे सामान ले गया, डिपार्टमेंट वाले तेरा सामान ले गए, लेकिन 6 महीने तक अगर नोटिस इशू नहीं करें तो तू उनसे वापस मांग सकता है अपना सामान, ठीक है। ऑल्दो कमिश्नर चाहे तो इस टाइम पीरियड को 6 महीने से और बढ़ा सकता है। ये बात धीरे से उसके कान में बोलनी है, क्योंकि सेफगार्ड तो हम दोस्त है ना। चलो आगे, फोर्थ, एन इन्वेंट्री ऑफ सीज गुड शैल बी मेड बाय सीजिंग ऑफिसर। भाई वो कह रहा है भाई सब ले गए, पता ही नहीं है क्या ले गए, मतलब कैसी बातें कर रहा है, पूरा एक पंचनामा दिया होगा तेरे को, इन्वेंट्री बना के दी होगी क्या क्या सामान लेके गए, तो ऐसे मत सोच कि कुछ भी ले गए, वो तेरे पास रिकॉर्ड है क्या ले गए क्या नहीं ले गए, ठीक है। दूसरा वो कह रहा भाई मेरे तो आम ले गए, आम मतलब वो आम का बिजनेस करता है, उसके आम ले गए, ठीक है। या फिर वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो हजारडियस नेचर का हो, ठीक है, भाई आरडीएक्स का धंधा करता था, आरडीएक्स से ले गए, अरे ऐसे नहीं। तो इस तरह के अगर पेरिशेबल या हजारडियस गुड्स ले गए ना तेरे, तो वो बेच देंगे उसको, तो भाई तू टेंशन मत ले कि खराब हो जाएगा, वो बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला प्रोविजन कि प्रोविजन ऑफ सीपीसी 1973 शैल अप्लाई, आपको लाइन रटनी है कि प्रोविजन ऑफ सीपीसी 1973 शैल अप्लाई, ठीक है। अब सीपीसी 1973 क्या है उस पर नहीं जाना, ये अरेस्ट के अंदर भी आएगा, सेफ गार्ड ऑफ अरेस्ट, ठीक है। अपन ने जब क्लास में पढ़ा था तो अपन ने डिस्कशन भी किया था, ठीक है। क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट आपके 5 नंबर आपको एग्जाम में 100% दे सकता है। May 22 में क्वेश्चन एज इट इज छपा था, 5 में से 5 नंबर बच्चों के मिले थे, ठीक है। थ्योरी में नंबर कैसे लाने, इनफैक्ट जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं या आप लोग जो पढ़ रहे हो, ठीक है, ये वीडियो हो सकता है मैं यूट्यूब पे कभी डाल दूं फ्यूचर में, तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल रखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि थ्योरी में कैसे नंबर आते हैं। तो एक बच्चे की कॉपी दिखाई है, उसके पूरे में से पूरे नंबर है थ्योरी में से, ठीक है। तो आपके भी थ्योरी में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अब अपने इतने बच्चे एग्जामिशन क्यों लाते हैं, मतलब रीजन क्या है। जैसे अगर आप डेटा देखोगे ना, मैं एक बड़ी फैकल्टी का डेटा देख रहा था, 10,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं पर एग्जामिशन आ रही है 400 500 ही 600 ही। अब अपनी इतनी एग्जामिशन क्यों आई, पता रीजन मैंने जो फाइंड किया, वो रीजन ये था कि अपने ना थ्योरी में ज्यादा नंबर आते हैं, तो इजीली बच्चों के 60 क्रॉस हो जाते हैं, बाकी बच्चों के 50 आ रहे हैं, आप लोग थ्योरी में थोड़ा और पढ़ ली, 10 नंबर और बढ़ गए, तो इजीली एग्जामिशन क्रॉस हो जाती है, ठीक है।
चलो आगे आते हैं, सेक्शन नंबर 68 मूवमेंट इन गुड्स। सेक्शन नंबर 68 मूवमेंट इन गुड्स। तो ये बोल सकते हैं कि भाई रास्ते में भी आपका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल आता है पावर टू अरेस्ट। अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बेसिकली ये होता क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? तो द थिंग इज दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस, और नॉन कॉग्निजेबल मतलब थोड़े लेस सीरियस। ठीक है, कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि बेल ही नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के सामने अंदर ले जाना पड़ेगा बंदे को, फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना। और नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल मतलब नॉन सीरियस ऑफेंस। उस केस में ऐसा है कि भाई ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है वो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल होते हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। तो इस केस में लिखा हुआ है कि अगर अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अगर अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। इफ द अमाउंट इज मोर देन 5 CR देन इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, अदरवाइज नॉट। नीचे लिखा हुआ है, देख लेना आप। ठीक है, अभी दिखा दूंगा। सवाल ये आता है कि सर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो ही अरेस्ट होगा क्या? जी नहीं, अरेस्ट तो 2 करोड़ रुपए का अगर आपने कोई ऑफेंस किया ना, और पेनल्टी चैप्टर में वी विल सी कि कई जगह 1 करोड़ रुपए भी है, तो भी आपको अरेस्ट कर लेंगे। बेसिकली 2 करोड़ रुपए से ऊपर के ऑफेंस में तो अरेस्ट हो ही जाते हो आप। ठीक है, सेक्शन 132 है पेनल्टी के अंदर, जिसके अंदर 4 सेक्शन दे रखे हैं जहां आईटी से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं। ठीक है, जहां आईटीसी से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं वो हमने भी लिख रखा है, हमने डायरेक्टली उठा के यहीं पे डाल दिया। ये चारों के चारों देखो, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है वो तो अपने लिख दिया है यहाँ पे। कॉग्निजेबल मतलब थोड़े सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं, और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट होता है उसको कॉग्निजेबल बोलते हैं। ठीक है, अब ये 4 कैटेगरी के ऑफेंस ऐसे हैं जो ये आईटीसी से रिलेटेड है। देखो ये चारों आईटीसी से रिलेटेड है, ये देख लो आप, दिख रहे ये चारों के चारों। इसमें क्या लिखा हुआ है? सप्लाई एनी गुड्स और सर्विस बोथ विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस विद द इंटेंशन टू एवेड टैक्स। ये चारों के चारों क्या है? ऐसे के ऐसे अमाउंट है जहां पे आपने जीएसटी की चोरी करी हो। ठीक है, जैसे आप कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हो, इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहे। दूसरा, इशू इन एनी इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई, इनवॉइस इशू कर रहे हो लेकिन सप्लाई नहीं कर रहे। तीसरा, अवेल आईटीसी यूजिंग सच इनवॉइसेस और बिल। अब दूसरा देखो, पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि गुड सप्लाई कर रहे हो, इनवॉइस इशू नहीं कर रहे। दूसरा क्या बोल रहा है कि इनवॉइस तो इशू कर रहे हो, बोगस बिल, बट सप्लाई नहीं कर रहे। तीसरा बोल रहा है, तीसरा पॉइंट, कि जो आपने सेकंड पॉइंट में इनवॉइस इशू किया ना उसकी आईटीसी भी क्लेम कर रहे हो। अब तीसरा पॉइंट बनाने का कोई यूज ही नहीं था। ऑफ कोर्स सी बात है कि इनवॉइस बना रहे हैं बोगस तो उसकी आईटीसी क्लेम करेंगे, इसलिए बना रहे हैं, मतलब और तो क्यों बनाएंगे। ठीक है, और फोर्थ वाला पॉइंट क्या था कि आप जनता से पैसा कलेक्ट करते जा रहे हो और गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करा रहे, और ये इस प्रोसेस को 3 महीने या उससे ज्यादा हो गया। कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम ड्यू। क्लियर है नहीं है? ठीक है, अब आते हैं समन वाले केस में। ठीक है, अच्छा अरेस्ट कितने टाइम के लिए अरेस्ट करेंगे? तो ये देख लो, कहाँ गया, नीचे आ। कितने टाइम के लिए अरेस्ट करेंगे? तो मैं आपको बताता हूं, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ का ऑफेंस हो तो 1 साल के लिए अरेस्ट करेंगे। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ का हो तो 3 साल के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, और 5 करोड़ से ऊपर हो तो 5 साल तक के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी था। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में टाइम लिमिट कितना हुआ? 1 ईयर, 1 का डिफरेंस हो गया ना, तो 1 ईयर के लिए अरेस्ट करेंगे। 2 करोड़ से 5 करोड़ डिफरेंस कितना हुआ? 3, तो इसका मतलब 3 ईयर के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, और 5 करोड़ से ऊपर 5 साल के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने टेबल दे रखी है, आप देख लो, ये देख लो। सर अरेस्ट के लिए अमाउंट देखना है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल? अमाउंट देखना है। देखो कॉग्निजेबल हुआ, सिंपल सी बात है, सुनना, कॉग्निजेबल हुआ तो आप विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, मतलब सीरियस नेचर का ऑफेंस हुआ। कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, तो विदाउट वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हो, पर अरेस्ट तो आप 2 करोड़ रुपए से ऊपर ही कर सकते हो, तो वहां पे आपको वारंट लगेगा। पर 5 करोड़ रुपए से ऊपर का फ्रॉड हुआ तो डायरेक्ट विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हो, तो अरेस्ट तो करेंगे, पर एक विद वारंट एक विदाउट वारंट। तो कॉग्निजेबल वाले केस में विदाउट वारंट आप अरेस्ट करवा सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं समन वाला केस। समन वाला केस भी कभी एग्जाम में नहीं पूछा। गाइडलाइंस फॉर इश्यू ऑफ समन। समन के अंदर क्या है? समन के अंदर ऐसा है कि भैया समन क्यों इशू करते हैं? समन का मतलब है किसी को बुलावा देना, किसी को बुलाना, किसी से पूछताछ करना, उसको बोलते हैं समन।
व्हाट इज समन? समन इज जस्ट लाइक किसी को बुलावा देना, किसी को बुलाना, किसी से पूछताछ करना, दैट इज समन। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। अब समन क्यों दिया जाता है? कुछ समन जिसको दे रहे हैं इसका मतलब जरूरी थोड़ी है वो गिल्टी है। जैसे मान के चलो कि मैं साहिल को बोल रहा हूं, साहिल को मैंने समन इशू कर दिया। ठीक है, अब साहिल का फ्रेंड है एलिश, वो है मान लो साहिल किसी कंपनी में काम करता है, या साहिल से मैं कोई भी इंक्वायरी करने के लिए उसको बुलाया। ठीक है, मैंने साहिल को क्या किया, किसी भी इंक्वायरी करने के लिए साहिल को बुलाया, राइट। अब तो समन का किसी के घर पे समन आया तो इसका मतलब वो नहीं कि वो गिल्टी है। समन मतलब इंक्वायरी, और अगर आप समन में नहीं गए तो 25,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। ये एमसीक्यू में आईसीए बहुत बार पूछता है। ठीक है, अगर आप समन में नहीं गए तो आप 25,000 की पेनल्टी लगती है। तो समन के अंदर क्या होता है कि समन जो आप इशू कर रहे हो तो वो फर्स्ट टॉप मैनेजमेंट को इशू मत करो आप प्राइमा फेसी। पता चला कि आप डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को समन इशू कर रहे हो, तो टॉप मैनेजमेंट को आप समन इशू मत करो जब तक आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन हो कि टॉप मैनेजमेंट खुद ही मिला हुआ है। ठीक है, तब तक आप टॉप मैनेजमेंट को समन इशू मत करो, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो समन की लैंग्वेज होगी ना वो बड़ी पोलाइट होनी चाहिए, हार्श लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए समन की। ठीक है, आप समन में ऐसा नहीं लिख सकते कि आता है या बुलवा ले, है ना, मतलब पोलाइट लैंग्वेज रखो। ठीक है, और समन का जो टाइम होना चाहिए, मतलब आपको बुलाने का जो टाइम होना चाहिए वो भी आपका ऑफिस आवर्स ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उल्टे सीधे टाइम बुला रहे हो, ऐसे नहीं कि शैतान चौराहे पे रात के 3 बजे मिलते हैं। पीछे वाले दरवाजे से आना, चप्पल हाथ में लेके आवाज नहीं होनी चाहिए, सामने वाले के दिमाग में अननेसेसरी मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, ये सब नहीं कर सकते आप। ठीक है, ठीक है, प्यार से बुलाइए, उसको मेंटली ऐसे फील मत करवाओ। ठीक है, गंदा फील मत करवाओ उसको। ठीक है, उसको दिमाग में अननेसेसरी स्ट्रेस मत डलवाओ। ठीक है, बोलते शैतान चौराहे से तीसरी गली पे आना, कब्रिस्तान में चौथी कब्र पे बैठ के बात करेंगे। अरे भाई समन में बुला रहे हो, क्या कर रहे हो उसको? ठीक है, तो रेस्पेक्ट द टाइम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, लैंग्वेज बड़ी पोलाइट रखो और बार बार मत बुलाओ। ऐसे नहीं चलो आज एक बार फिर से आ जाना रात को, क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, रात को फिर से आ जाना। भाई एक बार बुलाओ उसको, जो पूछना है पूछ लो, बात खत्म करो। ठीक है, तो रेस्पेक्ट द टाइम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, क्लियर है नहीं है? तो समन आर टू बी इशूड एज लास्ट रिजॉर्ट, जब कोई सॉल्यूशन ना बचे तब करो, अननेसेसरी मत करो। लैंग्वेज बड़ी पोलाइट होनी चाहिए, हार्श नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समन कौन इशू कर सकता है? असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक का कोई भी ऑफिसर समन इशू करवा सकता है। कई बार जरूरी होता है तो आप रिटर्न परमिशन ना हो तो टेलीफोनिक का, नहीं याद रहे तो भी चलेगा। याद क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एंड के 3 पॉइंट याद, ये 2 पॉइंट तो याद करो सबसे पहले तो। ठीक है, कि टॉप मैनेजमेंट को समन इशू नहीं कर सकते, और सीईओ सीएफओ को भी जनरली समन इशू नहीं करते। ठीक है, समन में बुलाने के बाद समन की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी आपको कि भाई क्या क्या फाइंडिंग्स मिली वो बताना पड़ेगा आपको। तो एक क्वेश्चन है गाइडलाइंस फॉर इशूइंग ऑफ समन। ठीक है, जैसे ये वाला जो हमारे इसमें दे रखा है ना अपन को, वो तो है आपका, ये तो है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रुकना एक बार, गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ समन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐसा है, क्वेश्चन नहीं है मतलब टॉपिक है, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व व्हाइल इशूइंग समन। क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है, तो उसमें भी यही है कि रिस्पेक्ट द टाइम ऑफ दैट पर्सन, ही शुड बी कॉल्ड इन बिजनेस आवर्स ओनली अनलेस एंड अनटिल वो स्ट्रेटेजी का पार्ट क्यों ना हो। तो इसलिए हमने एक ही टॉपिक डाला क्योंकि लगभग सिमिलर ही था ये, ऑल्दो समन कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप एक बार मॉड्यूल से वो वाला देख लेना, प्रिकॉशंस टू बी इशूड व्हाइल समन। बाकी हमने बुक में सब कवर कर रखा है, वो भी मॉड्यूल की लैंग्वेज का, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन इस वाले टॉपिक के अंदर हमने जानबूझ के एक ही टॉपिक डाला है। अगर आपको लगता है तो आप एक बार और देख लेना। ठीक है, बड़े छोटे छोटे से आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समन का मतलब ये था, और समन में अगर आप नहीं गए तो 25,000 रुपीज की पेनल्टी लगती है। ठीक है, अब लास्ट वाला टॉपिक आता है ये कि आप जैसे सपोज करो किसी के रेड वेड मारने गए तो आप चाहें तो आप किसी के मान लो सर्च पे गए, सर्च हो रही है, तो आप उस बंदे से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। ठीक है, तो उससे ट्रायल बैलेंस मांग सकते हैं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मांग सकते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मांग सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट उसको देने पड़ेंगे सब, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकते हैं आप। ठीक है, इनकम टैक्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, एनी अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड, जो भी आपको सही लगता है वो सब आप मांग सकते हैं। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको देना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप जैसे जा रहे हो कि आपको पुलिस की मदद है तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, आप रेलवे की हेल्प ले सकते हैं, आप कस्टम की हेल्प ले सकते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हैं। डिपार्टमेंट बोलता है, सरकार बोलती है, पैसा नहीं छूटना चाहिए, जिसकी मदद लेनी है उसकी मदद लो, फुल पावर है आपको। ठीक है, तो यही वाले पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं।
एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, अगर आप जब भी आप बिजनेस प्रीमाइसेस में जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, तो बोले ये डॉक्यूमेंट आप मंगवा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। क्लियर है? अब अगर अपन फटाफट से क्वेश्चंस दिखा देता हूँ एक बार मैं इसके, ठीक है। ऑल द क्वेश्चंस बड़े आसान है, हमने क्लास में जब भी हम पढ़े थे एक एक क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया था। फटाफट से क्वेश्चन का भी रिवीजन ले लेते हैं, जितने क्वेश्चन आईसीएआई ने आज तक पूछे आप देखोगे आपसे इजीली क्वेश्चन बन पा रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुको। तो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन, चैप्टर नंबर कौन सा था, इंस्पेक्शन। तो देख लो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपसे इजीली बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस अलाउड अंडर सेक्शन 71, ऑल्सो लिस्ट द रिकॉर्ड विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। तो बोल रहा है कि कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए होते हैं बिजनेस प्रीमाइसेस के एक्सेस में। तो वही अपन ने देखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट, रिटर्न को ट्रायल बैलेंस, ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये सब चाहिए होता है मतलब, ठीक है। क्लियर है? सॉर्टेड है? डन। आगे बढ़े। एक्सप्लेन द सेफगार्ड अंडर सेक्शन 69। अच्छा, अरेस्ट के सेफगार्ड, अरेस्ट के सेफगार्ड मैंने आपको बताया नहीं क्या? अरेस्ट के सेफगार्ड में कुछ भी नहीं था, अरेस्ट के सेफगार्ड बड़े आसान थे। उसके अंदर था कि जिसको अरेस्ट किया है तो हमने बोला था कि भाई तेरे को अगर तू कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया है तो तेरे को 24 आवर्स के सामने अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज हैं तो डोंट वरी तेरे को बेल भी हो सकती है। और प्रोविजन ऑफ सीपीसी 1973 शैल अप्लाई, क्लास में देख रखा है अपने, ये क्वेश्चन आ भी नहीं सकता एग्जाम में क्योंकि 3 ही पॉइंट है, ठीक है। इंस्पेक्शन कब कब हो सकता है और कौन कर सकता है, तो अपन ने देखा था सप्रेस एनी गुड्स ऑफ स्टॉक इन हैंड, क्लेम एक्सेस आईटीसी, कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यही सारे पॉइंट्स हैं। लास्ट वाला पॉइंट भी उन्होंने लिख दिया कि इंस्पेक्शन कब कब हो सकता है, आपके गोडाउन वेयर हाउस वगैरह में भी इंस्पेक्शन हो सकता है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट भी लिख दिया इन्होंने। जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक ऑफिसर करवा सकता है। फिर हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीजर, कौन ऑर्डर कर सकता है सर्च एंड सीजर के लिए, तो अपन ने देखा था कि जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक ऑफिसर ऑर्डर कर सकता है। पावर क्या क्या हो सकती है, तोड़ फोड़ मचा सकता है, अलमीरा तोड़ सकता है, गेट तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिसको समन इशू किया, भाई जिसको समन इशू हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। मान लो मेरे को समन आया है तो जाओ, आया है तो सच बोलो, खुद जाओ, नहीं तो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, लॉयर को भेजो, ठीक है। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, फालतू क्वेश्चन है। स्टेट द सर्कमस्टेंसेज वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कैन अरेस्ट, अरेस्ट कब कर सकता है, तो अगर आप 2 करोड़ रुपए से ऊपर चोरी करते हो, 4 केसेस दे रखे थे अपन ने देखा था कि अगर आप 3 महीने से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, सरकार को जमा ही नहीं करा रहे, ठीक है, आईटीसी की चोरी कर रहे हो, ठीक है, क्लेम एक्सेस आईटीसी इन कॉन्ट्रावेंशन टू दिस, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। अगर आप रीड मारोगे एज इट इज वही कि वही 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और लिस्ट द सेफगार्ड, तो इसको मार्किंग भी करवा देते। मार्किंग कैसे मतलब, क्या मार्किंग कराऊं, इस चैप्टर में कुछ भी पूछ सकता है ICI, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो लिख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिख लो तुम। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च लिखो, लिखो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च या प्रिंसिपल्स टू बी फॉलो ड्यूरिंग सर्च, एक ही क्वेश्चन है वो, इसकी खूब सारा प्रोसीजर दे रखा था वो, और ठीक है वो हो गया। एक तो एक समन का क्वेश्चन भी कभी नहीं आया तो समन के बारे में लिख लो, ठीक है। एक जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ना 67(1) की इंस्पेक्शन कब कब हो सकता है, वो 4 पॉइंट जो अपन ने देखे थे, इंस्पेक्शन कब कब हो सकता है वो इंपॉर्टेंट है। और सेफ गार्ड्स ऑफ सर्च एंड सीजर, वो 1 साल हो गया तो पूछ सकते हैं वापस से, ठीक है। और बस यही है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया सेफ गार्ड ऑफ सर्च एंड सीजर, May 22 में क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था, 5 नंबर का एज इट इज क्वेश्चन ही छपा था, ठीक है। पावर ऑफ द ऑफिसर क्या होगी, तोड़फोड़ मचा सकता है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द पावर ऑफ द ऑफिसर अंडर GST लॉ ऑफ एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, तो एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस का क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन लिखना है क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं अपन, तो यही कि क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आप ये एक्सेस कर सकते हो, चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर को 2 मिनट में समअप करें तो सर्च के वो 4 पॉइंट कब कब आपके यहाँ सर्च हो सकती है, तो सप्रेस द ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
सप्रेस द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, क्लेम एक्सेस ITC, कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कहाँ पे इंस्पेक्शन हो सकता है? गोडाउन में हो सकता है, ट्रांसपोर्टर के यहाँ हो सकता है, वेयर हाउस में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, फिर अपन ने क्या क्या देखा था कि हमारे गुड्स का कॉन्फिस्केशन कब कब हो सकता है। तो अगर आप इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावेन करते हैं, गुड्स की सप्लाई करते हैं विदाउट अप्लाइंग फॉर GST, ठीक है, या फिर आप कोई भी गलती करते हैं, ठीक है, जिससे आपका इंटेंशन हो टू एवेड द टैक्स बचाने का, तो आपको आपके गुड्स कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। गुड्स रिलीज कैसे कैसे करेंगे? आप बॉन्ड फर्निश कर दीजिए, बॉन्ड में इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी प्लस आपका जो टैक्स का अमाउंट था आप उतने का बॉन्ड फर्निश कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आप 6 महीने हो गए, शो कॉज नोटिस नहीं आया, तो भी आपका एक्चुअल रिलीज कर देंगे। या फिर आपके गुड्स का नेचर ऐसा है जो कि पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर के गुड्स है, तो क्या होगा? तो भी आपका पेरिशेबल या हजार्डियस नेचर के गुड्स है, तो भी उन्होंने क्या बोला, आपके गुड्स डिस्पोज कर देंगे, पैसा ले लेंगे फिर। ठीक है, और अपने देखा था इस चैप्टर के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्च एंड सीजर। बेसिक रिक्वायरमेंट में हमने क्या देखा कि आपके पास सर्च वारंट होना चाहिए, ID कार्ड होनी चाहिए, सर्च वारंट पे सिग्नेचर लो, पर्सनल सर्च करवाओ, विटनेस बुलाओ, विटनेस के साइन करवाओ, पंचनामा बनवाओ, फिर पंचनामा पे साइन करवाओ, और जो भी जिसने भी सर्च वारंट इशू किया था उस बॉडी को वापस से सर्च वारंट दे के आओ, वो अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। यही सारे पॉइंट थे। फिर अपन ने देखा था कि अरेस्ट कब कर सकते हैं, तो बोले अरेस्ट कर सकते हैं 2 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपके सेक्शन 132(1) ABCD चारों सेक्शन सब सेक्शन थे ABCD, उसके अंदर अगर आप कोई भी गलती करते हो, जैसे आप क्या कर रहे हो, सामान सप्लाई कर रहे हो विदाउट इश्यूइंग बिल, या फिर आप बिल इशू कर रहे हो पर सामान सप्लाई नहीं कर रहे, और जो आप बिल इशू कर रहे हो उसका आपने फर्जी ITC क्लेम कर लिया, और आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो जनता से गवर्नमेंट के नाम पे 3 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन डिपॉजिट नहीं करवा रहे। ठीक है, तो भी अपन ने क्या देखा था, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो बड़े सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस होते हैं, उनको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे आप विदाउट अरेस्ट वारंट भी आपको अरेस्ट करा जा सकता है। ठीक है, 5 करोड़ रुपए से ऊपर के ऑफेंस होते हैं, या ITC की चोरी होती है, GST की चोरी होती है, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा कि अरेस्ट के सेफगार्ड्स क्या क्या होते हैं और सर्च एंड सीजर के सेफगार्ड्स क्या होते हैं। सर्च एंड सीजर के सेफगार्ड में हमने देखा कि भाई फोटोकॉपी मिल सकती है बुक्स एंड अकाउंट की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक जरूरत है डिपार्टमेंट को तभी तक रखेंगे तेरी बुक्स और गुड्स, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रखेंगे। 6 महीने हो गए, कोई शो कॉज नोटिस नहीं आया तो तू मांग सकता है वापस से। प्रोविजन ऑफ CPC 1973 शैल अप्लाई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे इसके अंदर, अपने सेफगार्ड सर्च एंड सीजर के अंदर देखे थे। ये देख लो, सेफगार्ड वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था अभी। ठीक है, तो इनको पूरा पंचनामा बना के देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और पेरिशेबल या हजार्डियस नेचर की गुड्स है तो उनको पेज के डिपार्टमेंट पैसा वसूल लेगा, तेरा नुकसान नहीं होगा। अरेस्ट के सेफगार्ड ये थे कि भाई तेरे को कोर्ट में लेके जाएंगे, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो 24 आवर्स के अंदर, नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो देखो वैसे भी बेल मिल सकती है, मजिस्ट्रेट बोलते तो भी। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाए तो भी, और वैसे भी ले जाएंगे तो भी। फिर अपन ने क्या बोला कि प्रोविजन ऑफ CPC 1973 शैल अप्लाई। फिर क्या था कि अगर आप बिजनेस प्रीमाइसेस में गए तो एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब आपको ट्रायल बैलेंस, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो आपको डॉक्यूमेंट देंगे, और डिपार्टमेंट के बाकी जो गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स है ना वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट दे रखे थे, इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये चैप्टर कर लो, इसमें इतना पढ़ लिया, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ करने का है ही नहीं। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर। अगला चैप्टर उठाते हैं। अगला चैप्टर कौन सा उठाए? अगला चैप्टर उठा लेते हैं अपन, असेसमेंट एंड ऑडिट हो गया अपना, अपील्स कर लेते हैं। अपील्स फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, अपील्स एंड रिवीजन फटाफट से रिवाइज हो जाएगा अपील्स। ठीक है, एक सेकंड रुकना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपील्स पे आते हैं फटाफट। अपील्स बड़ा छोटा चैप्टर है, देखो वैसे तो तुम्हें बड़ा लगेगा अपील्स, बट तो कुछ है नहीं उस चैप्टर में मतलब खास इजीली, बट एग्जाम में 100% आता है अपील्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ असेसमेंट एंड ऑडिट, अपील्स एंड रिवीजन एंड एडवांस रूलिंग। 3 चैप्टर ये, और इससे पहले जस्ट अपन यहाँ भी इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर देखा। इंस्पेक्शन मेरे ख्याल से इजीली आपका निकल गया होगा,
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, 1-2 रिवीजन और लेंगे तो हो जाएगा सर, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद असेसमेंट एंड ऑडिट। असेसमेंट एंड ऑडिट पढ़ते हैं, ठीक है, और चैप्टर बड़ा ही आसान है। नाम पे जाते हैं, असेसमेंट एंड ऑडिट। असेसमेंट मतलब करना, कैलकुलेट करना, असेसमेंट मतलब करना कुछ निकालना, ठीक है, उसको असेसमेंट बोलते हैं। तो असेसमेंट किस तरीके से होगा और फिर ऑडिट किस तरीके से होगी, ये हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, असेसमेंट एंड ऑडिट के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये एक आपको ऐसा एक डायग्राम बना रखा है, तो इसका मतलब ये है कि 2 सेक्शन, ये कुछ सेक्शन आपको असेसमेंट के दे रखे हैं और कुछ काम का नहीं है, मतलब बस हाँ क्रिएटिविटी दिखाई है हम लोगों ने और कुछ नहीं, मेरे को लगा कुछ है, शायद कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, सिंपल हेडिंग से नाम दे रखे हैं और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। आगे आते हैं, सेक्शन नंबर 59 सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। सेक्शन नंबर 59 सेल्फ असेसमेंट। तो सेक्शन नंबर 59 क्या बोलता है? सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का खुद से ही करना, असेसमेंट आत्मनिर्भरता, सेल्फ असेसमेंट मतलब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी खुद ही डिटरमाइन कर लो, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो कर लो, जब खुद को खुद से ही करना है सेल्फ असेस तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही बोलता है। सेक्शन नंबर 60 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 60 क्या बोलता है, ठीक है, सेक्शन नंबर 60 ये बोलता है प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप खुद केपेबल नहीं है कोई चीज़ करने के लिए तो आप किसी की मदद ले रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। अगर आप खुद की अपनी इनकम असेस नहीं कर पा रहे तो आप डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं कि भाई आप हमारी कर दीजिए। क्या क्या, किन किन केसेस के अंदर, जब आप वैल्यू नहीं पता लगा पा रहे हैं किस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे सपोज करो आपको वैल्यूएशन रूल्स क्लियर नहीं है तो आप डिपार्टमेंट की हेल्प ले रहे हैं। दूसरा, आप रेट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, सपोज करो एक मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लेट्स सपोज ये क्या नाम है इसका, ये पेन है ये, ठीक है, तो ये जादुई पेन है, इससे जो भी बनाओ वो चीज़ मिल जाती है। तो अब पता नहीं चल पा रहा है इसको प्लास्टिक में माने या स्टेशनरी में माने या किसी मैजिक बॉक्स में माने, तो रेट नहीं पता चल पा रही है इसकी। तो हम डिपार्टमेंट के पास गए और हमने बोला कि हम तो नहीं निकाल पा रहे हैं, आप बता दीजिए। इसको बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। जब आप वैल्यू या रेट नहीं निकाल पाए तो प्रोविजनल असेसमेंट होता है आपका, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ध्यान में रखना कि अगर बॉन्ड, प्रोविजनल असेसमेंट के केस में बॉन्ड या सिक्योरिटी की बात करें तो 25% क्या होता है क्या नहीं होता मत उलझो, एमसीक्यू पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आपको 25% का डिफरेंस अमाउंट का सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ता रहता है। वो इसलिए होता है कि सपोज करो, इसलिए होता है ये बॉन्ड इसलिए भरवाते हैं कि मान के चलो एक्चुअल लायबिलिटी ज़्यादा निकल के आ जाए, ठीक है, और समझ रहे मेरी बात, एक्चुअल लायबिलिटी ज़्यादा निकल के आ जाए। प्रोविजनल बेसिस पे बोला था कि 12% एक्सेट लेगी, एक्चुअल में 18% निकल के आ जाए, तो जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज ही बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब ये नहीं कि आपने पैसा देना है, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनना, सपोज करो शकला का मुम्मो वाली पेंसिल है, इससे मैं जो बनाता हूँ बन जाता है, ठीक है, मैंने इसका प्रोविजनल असेसमेंट करवा लिया। अब प्रोविजनल असेसमेंट कितने दिन में फाइनल असेसमेंट हो जाएगा, मतलब प्रोविजनल असेसमेंट मतलब टेम्परेरी बेसिस पे आप कैलकुलेट करवा रहे हो, फाइनल असेसमेंट कितने दिन में हो जाएगा, तो बोले प्रोविजनल असेसमेंट की 6 महीने के अंदर फाइनल असेसमेंट हो जाता है। लेकिन अगर जॉइंट कमिश्नर चाहे या एडिशनल कमिश्नर चाहे तो 6 महीने का टाइम पीरियड और ले सकता है, और कमिश्नर चाहे तो 4 साल का टाइम और ले सकता है, मतलब 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 4 ईयर्स। कमिश्नर बोल रहा है तो जादू ही पैन है, 4 साल इसके साथ और खेलते हैं, जो जो बना रहे हैं वो मिल रहा है तो क्यों ना और कुछ बना के देखते हैं। तो कुल मिला के फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। ऑल्दो जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर चाहे तो टाइम पीरियड को 6 महीने से बढ़ा सकता है, और कमिश्नर चाहे तो इस टाइम पीरियड को 4 साल से बढ़ा सकता है। दिस इज द प्रोविजन। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जो एक बात और ध्यान से सुनना मेरी बात, सपोज करो आप डिपार्टमेंट के पास गए और आप डिपार्टमेंट को बोलते हो कि हमको इस प्रोडक्ट की वैल्यू या रेट डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, ठीक है, डिपार्टमेंट ने करके दे दी। लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट था, उस पर 10 लाख रुपए का मान लो कोई प्रोडक्ट है, उस पर डिपार्टमेंट ने बोला कि टैक्स रेट लगेगी 12%, लेकिन एक्चुअल में फाइनल असेसमेंट में 18% निकल के आई। आपने पैसा दे दिया 1,20,000, देना चाहिए था 1,80,000। याद करिए हमने क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी करे थे इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने असेसमेंट करवाया फरवरी के अंदर, ठीक है, फरवरी के अंदर आपने असेसमेंट करवाया, तो फरवरी की ड्यू डेट क्या थी 20 मार्च, आपने 20 मार्च तक टैक्स का जमा करा दिया आपने, ठीक है। लेकिन अब 14 नवंबर को पता चलता है कि भैया रेट होनी चाहिए थी, या फिर मान लो 14 अक्टूबर को पता चलता है कि रेट होनी चाहिए थी 18%, मतलब एक्चुअल लायबिलिटी शुड बी 1,80,000, बट आपने डिपॉजिट करवाया 1,20,000। ऐसा आपको 14 नवंबर को पता चलता है।
14 अक्टूबर, कुछ भी डेट मान लो, XYZ, जिस दिन फाइनल असेसमेंट आया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया हमने तो 1,20,000 ही जमा कराए, करवाने थे 180, ठीक है, करवाने थे कितने थे 180, तो जो 60,000 आपको और जमा कराने पड़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जैसे ड्यू डेट कितनी थी 20 मार्च, तो 21 मार्च से लेके, और लेट्स सपोज 14 अक्टूबर को फाइनल असेसमेंट आया, तो 21 मार्च से लेके 14 अक्टूबर तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% की रेट से। कितने अमाउंट पे? 60,000 पे। 1,20,000 और 1,80,000 का जो डिफरेंस है 60,000, उतने अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? सॉर्टेड है? ठीक है। अच्छा सुनो एक बात और, सपोज करो उल्टा केस हो गया, डिपार्टमेंट ने बोला 18%, एक्चुअल में निकल के 12%। अब हुआ क्या था कि फरवरी की लायबिलिटी थी जो आपने मार्च में जमा करा दी, और फाइनल असेसमेंट आया 14 अक्टूबर को, और अब आपका रिफंड बन रहा है 60,000 रुपीज़ का। तो इंटरेस्ट कब से मिलेगा? हमने एक एक क्वेश्चन क्लास में लिख लिख के देखे, आप लोगों को पता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेरे ख्याल से अपना कोई भी स्टूडेंट, जितने भी अपने क्लास में टोटल मिला के 1000 बच्चे हैं, फास्ट ट्रैक फुल कोर्स अभी लास्ट 1-2 महीने के बच्चे हैं ये, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, कोई ये नहीं बोल सकता कि भैया हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ICAI क्या करता है, मॉड्यूल में देता नहीं है इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, सरप्राइज के फॉर्म में एग्जाम में देता है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन बैंक में सब कवर कर ही रखे हैं अपन ने, तो वो मेरे ख्याल से लगता नहीं मुझे किसी को भी इंटरेस्ट निकालने में कोई तकलीफ आती होगी कभी भी। तो इंटरेस्ट निकालना इज वेरी सिंपल, आप इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सर फास्ट ट्रैक वालों का ये चैप्टर हुआ ही नहीं है, क्यों नहीं हुआ? आज ही सुबह हुआ था, डाली तो थी रिकॉर्डिंग। साहिल आप देखे ही नहीं, असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर का नाम है। चलिए, तो अब सपोज करो अगर उल्टा केस है तो क्या होगा, आपको सुनना मेरी बात, अगर उल्टा केस है तो ऐसा होगा कि आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट घर देने नहीं आएगा। और रिफंड के लिए अप्लाई जिस दिन आप अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल 14 अक्टूबर को फाइनल ऑर्डर आया, अब डिपार्टमेंट आप जिस दिन आप अप्लाई करोगे ना रिफंड के लिए, वैसे 2 साल की टाइम लिमिट होती है रिफंड अप्लाई करने के लिए, आप कभी भी अप्लाई करिए 2 साल के अंदर, उसके 60 डेज के अंदर, जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 60 डेज के अंदर डिपार्टमेंट आपको रिफंड दे देगा। और अगर नहीं दिया, लेट्स सपोज 71st डे दिया डिपार्टमेंट ने रिफंड, जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 71st डे, तो आपको 61st से 71 डेज का इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब 11 दिन का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा ना वो 61st डे से मिलना शुरू होगा, और वो भी सिर्फ 6% की रेट से। और जब देने की बारी आएगी तो शुरू से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी 18% की रेट से। क्लियर है या नहीं है? तो ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट मेरे ख्याल से एकदम सॉर्टेड रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको, ठीक है। डन। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा प्रोविजन है, इंटरेस्ट वाला क्लियर कर लिया। अब आते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के अंदर क्या करना है, आप लोगों को शायद मैं हल्का सा एनर्जी कम लग रही होगी, वीक लग रहा हूँ, जस्ट द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि बहुत टाइम से वायरल वगैरह चल रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। बट हाँ, क्लास में मैं और एनर्जेटिक रहता हूँ। इधर सुनना मेरी बात ध्यान से। 60 डेज नहीं, रिफंड के लिए आपको अप्लाई कब करना है, कभी भी आप अप्लाई कर लो, लेकिन इंटरेस्ट कब से मिलेगा? अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा, ये 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर रिफंड, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न मतलब आपने जो रिटर्न फाइल करी ना उसका स्क्रूटनी। अभी बात मुझे बताओ, स्क्रूटनी किसकी होती होगी? अगर आपने प्रोविजनल असेसमेंट करवाया, वो तो डिपार्टमेंट ही करके दे रहा है ना, अब उसकी स्क्रूटनी क्या ही करेंगे करके? भाई वो तो डिपार्टमेंट खुद ही बता रहा है कि ये वैल्यू मान लो या ये रेट मान लो, जो डिपार्टमेंट खुद ही बता रहा है कि ये वैल्यू मान लो या ये रेट मान लो, उसकी स्क्रूटनी क्या करेंगे हम? ठीक है, तो उसकी स्क्रूटनी की कोई जरूरत नहीं है।
जो आपने सेल्फ असेसमेंट किया था सेक्शन नंबर 59 में, स्क्रूटनी उसकी करेंगे। ठीक है, ये अगर आप लोग मार्क कर रहे हो तो मार्क कर लो, ये वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 केसेस दे रखे कि डिपार्टमेंट आपकी, ये वाला तो नहीं, इसके नीचे वाला सुनना मेरी बात, ये नीचे मैं बता रहा हूँ सुनना। स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी में क्या पता चलेगा, स्क्रूटनी में डिपार्टमेंट देखेगा कि सही है गड़बड़ है, अगर डिपार्टमेंट को गड़बड़ लगती है तो आपको नोटिस भेजेगा, उसका आपको रिप्लाई करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने 30 डेज में रिप्लाई नहीं किया या फिर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, आप डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं करवाए, तो डिपार्टमेंट को अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या होगा, तो डिपार्टमेंट क्या क्या एक्शन ले सकता है, दिस इज द क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि अगर आप डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो डिपार्टमेंट क्या क्या एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई सेटिस्फैक्टरी मेजर नहीं लिया है या सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो डिपार्टमेंट ऑडिट करवा सकता है आपकी। 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस बार। सेक्शन नंबर 65 में डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट करवा सकता है, या फिर सेक्शन नंबर 66 में स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट मतलब सीए या सीएमए से, या फिर सेक्शन नंबर 67 में इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर जो अपन ने अभी देखा ही था, या फिर सेक्शन नंबर 73 में डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजन लगवा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम का 4 नंबर के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको लर्न भी करवाया था। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए या आप डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाए तो व्हाट आर द एक्शंस विच डिपार्टमेंट कैन टेक। सो डिपार्टमेंट सेक्शन नंबर 65 में आपकी ऑडिट करवा सकता है, सेक्शन नंबर 66 के अंदर स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, सेक्शन नंबर 67 के अंदर डिपार्टमेंट आपके ऊपर इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर का एक्शन ले सकता है, सेक्शन नंबर 73 एंड 74 के अंदर डिमांड एंड रिकवरी के प्रोसीडिंग लग सकते हैं आपके ऊपर। तो आंसर इज 65, 66, 67, 73 एंड 74। ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपके साथ कर सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की कोई चैट में कमेंट वमेंट में कुछ दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सब सही है। आज 13 फेब को कौन सा डे? अरे तुम्हारे लिए कोई डे वे नहीं होते? जो सीए स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए कोई डे वगैरह नहीं होते, उनके लिए हर दिन एक जैसा होता है पढ़ाई वाला। ठीक है, तो कोई डे वगैरह नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 62 पे आते हैं। 62 क्या बोलता है? 60 अभी तक अपन ने 59 देखा, 60 देखा, 61 देखा। 59 के अंदर हमने क्या देखा? 59 के अंदर हमने देखा कि आप सेल्फ असेसमेंट करो, 60 के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट करो, 61 में स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न करो, 62 में आते हैं असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। समझिएगा मेरी बात, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रिटर्न भरें टाइम टू टाइम और सरकार को पैसा जमा कराएं। ठीक है, एक अच्छे नागरिक की तरह आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो जो भी लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम पैसा जमा कराते हैं, रिटर्न भरते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, पर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं पर आप इतने नालायक निकले कि आप रिटर्न ही नहीं भर रहे हैं, तो जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनको पता होता है कि एक प्रोसीजर होता है कि मेल मैसेज भी आता है कि रिटर्न की ड्यू डेट आ गई है, रिटर्न की ड्यू डेट आ गई है, भरो भरो। ठीक है, तो एक पूरा प्रोसेस है, ऑल्दो प्रोसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, बट फिर भी हमने दे रखा है बुक के अंदर, ये रहा प्रोसेस, ये देख लो। ये पूरा प्रोसेस है कि पहले 3 दिन पहले एक मैसेज जाता है ड्यू डेट से पहले, फिर ड्यू डेट भी अगर आपने मिस कर दी, फिर भी आपके पास मतलब अगर आपको ड्यू डेट भी अगर आपने मिस कर दी और 5 दिन ऊपर हो चुके तो एक मेल जाएगा डिफॉल्टर वाला। ठीक है, उसका आपको रिप्लाई 15 दिन में करना पड़ेगा।
और अगर आप उसका भी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो या कुछ काम नहीं कर रहे हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये पढ़ लो, ये कुछ पढ़ने का वैसे है नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास है नहीं, बट हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ सिस्टम जनरेटेड मैसेज वुड बी सेंट टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन 3 days बिफोर द ड्यू डेट। तो ये बस रीड करने का ही था, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। सेक्शन नंबर 62 में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कब कर सकता है डिपार्टमेंट आपका। तो 5 साल के अंदर कर सकता है डिपार्टमेंट आपका बैच जजमेंट असेसमेंट। 5 साल कौन से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, 5 साल कौन से, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, उसके 5 साल के अंदर डिपार्टमेंट आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ये ध्यान रखना आप। अब ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या होती है, तो याद करिए, जैसे सपोज करो फाइनेंशियल ईयर है 1920 फाइनेंशियल ईयर है, तो उसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, एनुअल रिटर्न क्या हो जाएगी उसकी, 31 दिसंबर 2020 वो ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 उसकी ड्यू डेट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात। 1920 के एनुअल ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 दिसंबर 2020। तो ड्यू डेट से 5 साल के अंदर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिपार्टमेंट आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर तो दिया, बट विड्रॉ कर सकता है कि डिपार्टमेंट आपका बैच जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, एक बार बैच जजमेंट असेसमेंट कर दिया मान लो, तो डिपार्टमेंट विड्रॉ कर सकता है आपका बैच जजमेंट असेसमेंट। तो आंसर इज यस। जैसे सपोज करो गोविंद का बैच जजमेंट असेसमेंट कर दिया डिपार्टमेंट ने। ठीक है, अब बैच जजमेंट असेसमेंट में लायबिलिटी निकाल दी 2 करोड़। गोविंद नंगे पैर भागा भागा दौड़ा दौड़ा गया। ठीक है, नहा के आया था, नहा के देखा मेल पे या पोर्टल पे कि भैया बैच जजमेंट असेसमेंट में इतनी लायबिलिटी ड्यू हुई है। वैसे के वैसे भागा, बोला सर बुक्स ऑफ अकाउंट ये रही मेरी, गलती हो गई, रिटर्न नहीं भरी, अब भर दूंगा, आप देख लो। 2 करोड़ रुपए छोड़ो, 20 लाख भी नहीं बनते। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है गोविंद की बुक्स ऑफ अकाउंट से, डिपार्टमेंट को लग रहा है कि गोविंद सही बोल रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, तो क्या होगा, डिपार्टमेंट जो बैच जजमेंट असेसमेंट किया है ना, डिपार्टमेंट उसको विड्रॉ कर लेगा और एक्चुअल जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मान ली जाएंगी। क्लियर है या नहीं है, सॉर्टेड है। ठीक है, एलिश एंड में तो यही करना होता है। चलो तो ये वाला पॉइंट देख लो। अरे कोई पूछ रहा है कि सर थ्योरी चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन कर लें क्या। देखो जो क्लास वाले स्टूडेंट है ना, उनको तो मैं 8 से 7 बार रिवीजन क्लास में करवा दूंगा, डोंट वरी। थ्योरी का तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो अब आज जैसे 3-4 चैप्टर हो जाएंगे। ये देख लो, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि किन किन केसेस में डिपार्टमेंट अपना असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है। एक केस तो ये रहा, एक आगे समरी असेसमेंट में आ जाएगा। ठीक है, एक केस तो ये रहा, एक आगे क्या आ जाएगा, समरी असेसमेंट में केस आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर है सर। 2 करोड़ में तो गोविंद पूरा ही न। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 63 क्या बोल रहा है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है उसका बैच जजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं तो 62, अनरजिस्टर्ड है तो 63। ठीक है ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ऐसे बोला है कि असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, कि कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है, उसके खूब टर्नओवर हो गया लेकिन उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया अभी तक। खूब सारा टर्नओवर हो गया लेकिन जीएसटी में क्या किया, रजिस्ट्रेशन लिया नहीं अभी तक उसने, तो उसका भी बैच जजमेंट असेसमेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल हाँ हो सकता है। कितने टाइम में, 5 सालों के अंदर, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निश ऑफ एनुअल रिटर्न। अब आप बोल रहे होंगे सर रिटर्न तो भरता ही नहीं है, तो फिर 5 साल कहाँ से देखा जाएंगे। जिस भी ईयर में डिपार्टमेंट को लगता है ना कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था, और ये बिना रजिस्ट्रेशन की काम चला रहा है, वहां से 5 साल की ड्यू डेट के अंदर डिपार्टमेंट इसका बैच जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, ऑल्दो बैच जजमेंट असेसमेट ऐसे नहीं होगा कि भैया डायरेक्टली इसको थप्पी दे दी जाएगी, कि थप्पी नहीं, पहले 15 डेज का नोटिस दिया जाएगा, इससे रिप्लाई मांगा जाएगा, फिर ही होगा बैच जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं समरी असेसमेंट स्पेशल केसेस, सेक्शन नंबर 64। अभी तक हमने क्या देखा, 59, 60, 61, 62, 63। 59 क्या बोलता है, सेल्फ असेसमेंट। 60 क्या बोलता है, प्रोविजनल असेसमेंट, जहां पे आप वैल्यू या रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोविजनल असेसमेंट होता है। प्रोविजनल असेसमेंट के केस में भी इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है 18% की रेट से, और लेने की बारी आती है तो 61st डे से आपको 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है। प्रोविजनल असेसमेंट 6 महीने के अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट के बाद प्रोविजनल असेसमेंट तो 90 डेज में हो जाता है, पर प्रोविजनल असेसमेंट के, अरे समझे नहीं तुम लोग,
मैंने डिपार्टमेंट को बोला कि मेरी वैल्यू रेट निकाल दो, वो तो 90 डेज में निकाल देगा डिपार्टमेंट। पर प्रोविजनल असेसमेंट के बाद फाइनल असेसमेंट कितने दिन में आएगा? वो आएगा फाइनल असेसमेंट आपका 6 महीने में। और ऑल द जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर चाहे तो उस टाइम पीरियड को 6 महीने से और बढ़ा सकता है, कमिश्नर चाहे तो 4 साल से और बढ़ा सकता है। ठीक है, ये भी पढ़ लिया अपन ने। फिर 61 में क्या था? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, कि डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कर सकता है। उसमें क्वेश्चन क्या बनता था इंपॉर्टेंट, कि अगर स्क्रूटनी का आप आंसर नहीं दे पाए, डिस्क्रिपेंसी निकली 30 डेज में आप आंसर नहीं दे पाए, तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ? 65 हो सकता है आपके साथ, 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, 73, 74। ठीक है, आगे आते हैं 67 आपको याद है, 67 में क्या था? इंस्पेक्शन। 68 छोटा सा सेक्शन था, वो रास्ते में अगर आपका सामान पकड़ ले तो। 69 अरेस्ट, 69 में आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो और 61 स्क्रूटनी। ठीक है, ऑल तो सेक्शन नंबर धीरे धीरे याद करने की जरूरत नहीं है, बट अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। हाँ सुशांत पूछो ना। आगे बढ़ते हैं, समरी असेसमेंट में आते हैं। समरी असेसमेंट के केस में क्या है कि जब डिपार्टमेंट को लगे, जैसे मान के चलो मैं हूं AKG एयरलाइंस, AKG टेक्सटाइल्स, AKG कॉलेजेस, AKG जीन्स, AKG डांस क्लासेस, AKG म्यूजिक, है ना, AKG इवेंट मैनेजमेंट, AKG क्लासेस तो है ही, आपको बताइए। ठीक है, AKG इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत पैसा है, बहुत बिजनेस। वर्चुअलाइज इमेजिनेशन में चलते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन। अब मान के चलो मैं देश को बहुत सारा टैक्स दे रहा हूँ। ठीक है, मैं देश को रिलीज ऑफ सिक्योरिटी 7 डेज में ऐसा है कि जब आपका फाइनल असेसमेंट आ जाएगा, तो जो आपकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने फर्निश करी थी ना 25% वाली, तो फाइनल असेसमेंट के 7 महीने के अंदर बॉन्ड फ्री कर देंगे आपको। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मान के चलो कि इमेजिन कर रहे हैं अपन, ऐसा चल रहा है। अब मैंने खूब टैक्स दिया मतलब, ठीक है, और अब उसके बाद क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ डिपार्टमेंट को लगा कि भैया मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश में भागने वाला हूँ। ऐसे मार्केट में न्यूज़ फैल गई कि भैया, जैसे मान लो मैं पहले अडानी था, इमेजिन करते हैं, फिर लोगों को लगा कि कोई रिपोर्ट आई मेरे अगेंस्ट और AKG रातों रात गायब, है ना। तो डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर समरी असेसमेंट कर दिया। डिपार्टमेंट को लगा कि अगर समरी असेसमेंट नहीं किया, समरी असेसमेंट मतलब इमीडिएट इफेक्ट से असेसमेंट कर देना बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए, डिपार्टमेंट को लगा भाग जाएगा इंसान, एक काम करो इस पर इमीडिएट समरी असेसमेंट कर दो। उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट, कि भाई जहाँ पे डिपार्टमेंट को लगता है कि डिपार्टमेंट का रेवेन्यू अफेक्ट हो सकता है अगर इसी मूवमेंट पर असेसमेंट नहीं किया गया, तो डिपार्टमेंट को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो डिपार्टमेंट समरी असेसमेंट कर देता है। ठीक है, समरी असेसमेंट, सपोज करो डिपार्टमेंट मेरे को नोटिस देके जाएगा, मेरे को देके जाएगा असेसमेंट, अगर मैं नहीं मिला तो मेरे घर पे जो भी होगा, जो भी मेरी प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी जिसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मान लो मेरी शादी हो रखी है तो मेरी वाइफ की, तो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, किसी को भी डिपार्टमेंट दे जाएगा, जो भी वो वेयर हाउस और कहीं पे भी, मतलब मेरे बिजनेस प्रीमाइसेस पे भी, कहीं पे भी डिपार्टमेंट समरी असेसमेंट का दे सकता है। ऑल्दो इतना कोई काम का नहीं है, मतलब इतना डीप में जाना काम का नहीं है, ऑल्दो सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोलता है कि डिपार्टमेंट समरी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ भी कर सकता है। जैसे मान के चलो डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर समरी असेसमेंट कर दिया, मेरे को बड़ा हर्ट हुआ कि यार पूरी जिंदगी टैक्स दिया है, मतलब पूरी जिंदगी अच्छे रिलेशंस रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ। इनफैक्ट ऐसा होता है कि आप डिपार्टमेंट को टैक्स देते हो ना, तो डिपार्टमेंट आपको सर्टिफिकेट भी देता है। जो लोग हाईएस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट को रिकॉग्नाइज करता है कि भैया, अप्रिशिएट करता है कि आपने देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने डिपार्टमेंट को बोला यार अभी तक तो AKG कर रहे थे और आज एक ही दिन में जज्बात बदल दिए, तो मेरे को हर्ट हुआ। तो मैंने डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन भेजी कि यार मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। तो डिपार्टमेंट चाहे तो उसको विड्रॉ भी कर सकता है, डिपार्टमेंट चाहे तो सू मोटो भी विड्रॉ कर सकता है उसको। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, 30 डेज के अंदर डिपार्टमेंट विड्रॉ कर सकता है। तो हमने एक केस पढ़ा था सेक्शन नंबर 62 के अंदर। ठीक है, हमने सेक्शन नंबर 62 में एक बात पढ़ी थी कि डिपार्टमेंट चाहे तो आपने जो असेसमेंट था ना आपका रजिस्टर्ड पर्सन वाला, कि आप रजिस्टर्ड हो लेकिन रिटर्न नहीं भर रहे हो, डिपार्टमेंट चाहे और आप बुक्स ऑफ अकाउंट ले गए, मान लो डिपार्टमेंट को सही लगी, जैसे किसका केस था, गोविंद वाला केस था, तो 30 डेज के अंदर डिपार्टमेंट अपना जो बैच जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर था ना वो भी विड्रॉ कर सकता है। और यहां पे भी लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट 30 डेज के अंदर अपना समरी असेसमेंट भी विड्रॉ कर सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार कि डिपार्टमेंट कब कब अपना ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है,
तो एक सेक्शन नंबर 62 में और एक सेक्शन नंबर 64 के अंदर डिपार्टमेंट अपना ऑर्डर विड्रॉ कर सकता है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है या नहीं है? इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, शैल वी मूव अहेड? खत्म हो गया असेसमेंट वाला पार्ट, ऑडिट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ऑडिट कौन कर सकता है? डिपार्टमेंट कह रहा है हम करेंगे ऑडिट, हाँ करो। कब कर रहा था डिपार्टमेंट ऑडिट? याद करो, इंस्पेक्शन के टाइम, और या फिर डिपार्टमेंट का स्क्रूटनी हुई थी, याद करो सेक्शन नंबर 61 में अंदर। तो डिपार्टमेंट को लग रहा है कि भैया आपने कुछ गड़बड़ करी है, ठीक है, डिपार्टमेंट को क्या लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है, स्क्रूटनी हुई है, स्क्रूटनी के टाइम डिपार्टमेंट को लग रहा है आपने कुछ गड़बड़ी करी, तो डिपार्टमेंट चाहे तो आपकी ऑडिट भी करवा सकता है। ऑडिट सेक्शन नंबर 65 के अंदर डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट करवा सकता है। सेक्शन नंबर 65 के अंदर क्या था? डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट करवा सकता है, अपन लोगों ने देखा था, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑडिट कैसे करेगा? दो रास्ते हैं। डिपार्टमेंट आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में भी आके ऑडिट करवा सकता है, और डिपार्टमेंट चाहे तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट उनके यहाँ पे भी बुला सकता है। डिपार्टमेंट आपको सरप्राइज नहीं देगा, थप्पी ऑडिट, ऐसे नहीं कि रेड की तरह डायरेक्टली आ गया, चलो 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 ऑडिट होगी ऑडिट होगी, अरे ऑडिट तो होगी, क्या डरा क्या रहे हो? तो ऐसे ऐसे डराएगा नहीं आपको, आपको बाकायदा इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, फिर डिपार्टमेंट ऑडिट करेगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 65 के अंदर क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, आपको 15 डेज पहले एडवांस में नोटिस दे दिया जाएगा कि भैया आपके यहाँ ऑडिट हम करना चाहते हैं, ठीक है। और ऑडिट कितने टाइम में डिपार्टमेंट को खत्म करनी होगी? तो ऑडिट जब से शुरू हुई है उससे 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट ऑडिट खत्म कर देगा। ऑल द कमिश्नर चाहे तो एक्सटेंशन ले सकता है 6 महीने का, मतलब इन लोगों के नवाबे अलग ही हैं। ओरिजिनल टाइम लिमिट 3 महीने की, एक्सटेंशन 6 महीने का। फाइनल प्रोविजनल असेसमेंट जब करवाया था ना, टाइम थी 6 महीने की। असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो कुछ 6 महीने से और बढ़ा सकता है, कमिश्नर चाहे तो सीधा 4 साल से बढ़ा सकता है। और ये तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो गई। यही उल्टा होता ना तो उल्टे प्रोविजन होते हैं फिर। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3 महीने के अंदर डिपार्टमेंट ऑडिट खत्म करेगा और एक्सटेंशन मिल सकता है 6 महीने का और, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। अब ये कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब ये होता है, समझना मेरी बात ध्यान से, ऑडिट कमेंस कौन सी डेट मानेंगे, कमेंसमेंट ऑफ डेट कौन सी मानेंगे? तो सिंपल सी बात है कि जिस दिन ऑडिट शुरू हुई वही कमेंसमेंट ऑफ डेट मानेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि 15 जनवरी को मैं क्लाइंट के बिजनेस प्लेस पे जाके बैठ गया, मैं डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूं और क्लाइंट ने मुझे बुक्स दी 18 जनवरी को, तो ऑडिट कब से स्टार्ट होगी? 18 जनवरी से। सपोज करो क्लाइंट ने मेरे को बुक्स भिजवा दी 18 जनवरी को मेरे ऑफिस में और मैंने ऑडिट शुरू करी 21 जनवरी से, तो ऑडिट कब से शुरू मानेंगे? 21 जनवरी, विच एवर इज लेटर हो जाएगा। तो व्हाट इज मीन बाय कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब से ऑडिट कमेंस होगी तभी से तो 3 महीने में खत्म होगी। कमेंस कब से होगी? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट मींस लेटर ऑफ द फॉलोइंग, द डेट ऑन विच records oblique accounts called for by the audit authorities, second the actual institution of audit, whichever is later, ठीक है। सेक्शन नंबर 66 पे आते हैं, स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है कि डिपार्टमेंट बोल रहा है हमसे नहीं हो पा रहा, तो ऑडिट के मास्टर्स को बुलाओ। तो ऑडिट के मास्टर कौन है? आप लोग। तो सीए या सीएमए को बुलाया, बोला आप ऑडिट करो हमारी। और इसका जो खर्चा होगा ना, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डिपार्टमेंट किसी सीए या सीएमए से ऑडिट करवा रहा है तो उसका खर्चा डिपार्टमेंट नहीं भुगतेगा, क्लाइंट नहीं भुगतेगा। क्लाइंट बोलेगा मैं थोड़ी कह रहा हूं करवाओ, मत करवाओ, मैं क्यों भुगतूं? तो डिपार्टमेंट सीए या सीएमए से ऑडिट तभी करवाता है जब डिपार्टमेंट को लगता है कोई नहीं, थोड़ा सा खर्चा कर लेते हैं, वसूली बहुत ज्यादा होगी। जब डिपार्टमेंट को लग रहा होता है ना कुछ तगड़ा ही झोल है, तब डिपार्टमेंट सीए की हेल्प लेता है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन होता है, सीए फर्म सप्लाई करती है, पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इनके लिए क्या बोला, इनका जो अप्रूवल होता है ना वो कमिश्नर देता है। जहाँ खर्चे की बात आ जाती है तो वहाँ कमिश्नर बीच में आ जाता है। तो कमिश्नर अगर परमिशन देगा तो ही ऑडिट होगी, मतलब, ठीक है। तो अप्रूवल कमिश्नर देता है और सीए को टाइम लिमिट दी हुई होती है 90 डेज की। खुद की जब बारी आई थी तब था 3 महीना प्लस 6 महीना, 3 + 6। सीए की बारी आई तो 90 + 90 डेज, 90 + 90 डेज, 90 प्लस। खुद की जब बारी आई तो 6 महीने का एक्सटेंशन, हमारी बारी आई तो 90 डेज का एक्सटेंशन। एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? डिपार्टमेंट बियर करेगा, ठीक है। खत्म हो गया आपका असेसमेंट एंड ऑडिट। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, आप इजीली कर पाओगे, आई एम श्योर अबाउट इट। क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्या नाम है चैप्टर का? असेसमेंट एंड ऑडिट। ठीक है सर, मेरा डाउट, कौन सा डाउट? कहाँ है डाउट? 60 डेज डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन से काउंट होगा ना? हाँ, असेसमेंट एंड ऑडिट पे आ जाते हैं, कोई ढंग का वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लो, नवंबर 18 एग्जाम आया है कि ऑडिट कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। एक तो सीए करता है 66 में, एक डिपार्टमेंट करता है 65 में, एक वो जो नॉर्मल ऑडिट होती है ना जीएसटी ऑडिट, स्पेसिफिक टर्नओवर इतना हो जाएगा तब लगती है 2 करोड़ रुपए, ये सब वो वाली है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि डिपार्टमेंट अपना अपना ऑर्डर कब कब विड्रॉ कर सकता है? तो अपन ने आज ही देखा था कि सेक्शन नंबर 62 और 64 दो ही जगह विड्रॉ कर सकता है। 62 में तो अगर 30 दिन में आप बुक्स ऑफ अकाउंट लेके पहुंच गए तो विड्रॉ कर देगा, और 64 के अंदर क्या था कि आपका समरी असेसमेंट होगा तब। क्वेश्चन नंबर 5, 65 और 66 का डिफरेंस, या आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। पर डिफरेंस के फॉर्म में नहीं लिखना है इसको, ऐसी फॉर्म में लिखना है जैसे इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, क्योंकि ऐसा वैसे डिफरेंसेस नहीं है जो टेबल बना के लिखे जा सके, कुछ अलग डिफरेंसेस हैं। अलग डिफरेंसेस कैसे कि भैया वो 3+6 मंथ्स में खत्म कर सकते हैं 90+90 डेज के अंदर। मेन डिफरेंस तो यही है देखा जाए तो। बट इन्होंने क्या लिख रखा है कि सेक्शन 65 के अंदर डिपार्टमेंट को लगता है कि भैया ऑडिट करानी चाहिए तो उसकी ऑडिट करवा देंगे। 66 में क्या लिख रखा है कि उसकी परमिशन कौन देगा? कमिश्नर देगा, खर्चा भी कमिश्नर भुगतेगा। ये सारी बातें लिख रखी हैं 66 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कहा था कि आपका वो हुई स्क्रूटनी हुई और आप प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दे पाए तो क्या क्या एक्शन लिया जा सकते हैं आपके ऊपर। तो ये एक्शंस दे रखे हैं आपको, रीड कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये रीड कर लो। ठीक है, तो वही है 65, 66, 67, 73, 74। समरी असेसमेंट ऑर्डर के ऊपर पूरा ज्ञान भरना है तो पूरा ज्ञान लिख दो समरी असेसमेंट के ऊपर कि समरी असेसमेंट तब किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, जब डिपार्टमेंट को लगता है कि रेवेन्यू को खतरा हो रहा है तो डिपार्टमेंट समरी असेसमेंट ऑर्डर कर सकता है। फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि भाई गलत इंसान पे कर दिया, इधर सू मोटो और थ्रू एन एप्लीकेशन, कोई या तो खुद विड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन दे तो भी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कुलभूषण वाला करके है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में 3-4 बार कर रखा है, 2 बार तो कर ही रखा है। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट निकालना है, वो आप निकाल के देखना, घर पे प्रैक्टिस करना, निकल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको क्वेश्चन इंटरेस्ट निकालने वाला है, वो भी घर पे निकाल के देखना, बन जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अलग से समझाऊंगा फिर मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? 11 आपको ऐसे दे रखा है, पृथ्वीराज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन यूपी इज सर्व्ड अ नोटिस फॉर ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी। ऑडिट हो रही है, नोटिस आया है। द रिकॉर्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट एज सॉट बाय द टैक्स अथॉरिटी हैज बीन मेड बाय अवेलेबल बाय पृथ्वीराज लिमिटेड ऑन 25 जुलाई। 25 जुलाई को डॉक्यूमेंट दे दिए इसको, और वो ऑफिस विजिट गया 8 अगस्त को। 3 महीने कब से मानेंगे? 3 महीने मानेंगे 8 अगस्त से, मतलब 8 नवंबर इज द लास्ट डेट। ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। निक्की सेल्स imports were being provisionally assessed pending a verification that the department was carrying out. ठीक है, upon completion of the verification the assessment were finalized and Nikki sales were asked to pay. Nikki sales was asked to pay 12 lakh which it paid. ठीक है, 12 लाख रुपए मांगे, वो उसने दे भी दिए। After 6 months, upon detailed scrutiny of the verification report and taking legal opinion on it, Nikki Sales filed a complaint for refund of 8 lakh on the ground the difference amount should be 4 lakh only. तो निक्की बोल रहा है कि 12 क्यों ले लिया, 8 ही लेने थे, मेरी तरह लगता है मेरे को तो। एक बार तो दे दिए पूरे 12, फिर बाद में रिफंड मांग रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि चार ही लगने चाहिए थे। एंड देयर वर फैक्चुअल एरर्स इन द वेरिफिकेशन रिपोर्ट। इज दिस द करेक्ट मोड ऑफ रिड्रेसल फॉर निक्की सेल्स?
व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द क्लेम डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, निक्की सेल्स रिसीव एन ऑर्डर फाइनलाइजेशन प्रोविजनल असेसमेंट ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट and requiring payment of 12 lakh. They did not consent this order but made the payment. निक्की सेल्स ने फर्स्ट टाइम मना नहीं किया पर पेमेंट कर दिया, बट अलाउड द अपील पीरियड ऑफ 60 days टू लैप्स। ठीक है, तो अपील करने का टाइम पीरियड होता है 60 days। आफ्टर अपील बिकम टाइम बाइट दे फाइल अ रिफंड, they find a claim for refund in which they challenge the order. This was a backdoor method of seeking relief against the order. It also asked an officer of the same rank to review the order passed and it, कैसा वाहियात क्वेश्चन है ये, कोई काम का क्वेश्चन नहीं है। इस चैप्टर में पता नहीं क्यों डाल रखा है इसको। अ पर्सन हू इज एग्रीड विद द कैन नॉट सीक रिफंड विदाउट फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट। देखो सिंपल सा मेथड ये क्या करता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपील फाइल करो। पहली बात तो आपको पैसे देने नहीं चाहिए थे, अगर आपने दे दिए तो आप अपील फाइल करो। अपील फाइल करने का पूरा मेथड होता है, उस तरीके से आप पैसे मांगो। ठीक है, अपील फाइल करने का टाइम लिमिट क्या होता है वो अपन अपील से रिवीजन के अंदर देखा था, याद करो, लेवल 1 अपील, लेवल 2 अपील। ठीक है, तो अब उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपील फाइल करो। ठीक है, बाकी वाहियात क्वेश्चन है एकदम। ये मॉड्यूल में अपन ने पढ़ लिया, पूरा मॉड्यूल पढ़ा है, कहीं कवर नहीं है, पता ना ICNMT में कैसे डाल दिया। ठीक है, और बात ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, बड़ा सिंपल सा ही है। तो ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कर रहे हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं क्या, तो तरीका होता है थोड़ी कि आप रिफंड मांग लोगे, पूरा अपील वगैरह फाइल करो आप, और अपील की अगर टाइम लिमिट निकल गई तो आप रिफंड नहीं मांग सकते फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है ये भी क्लास में कराया हुआ है, इसको रीड मार लेना एक बार, रिवीजन है तो क्वेश्चन इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लोगे। ऑल्दो क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैं क्वेश्चंस का भी एक रिवीजन लेके आऊँगा जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे अलग से। ठीक है, तो जिनको भी लगता होगा कि जिस चैप्टर के क्वेश्चन में उनको तकलीफ आ रही है तो वो फ्यूचर में उनके कभी भी देख लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सारे देखना ज़रूरी है, आपको लगता है, देखो योर मार्क्स इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ऑलवेज से दिस। तो एक क्वेश्चन वीडियो अलग से डाल देंगे जिसमें आपको लगता है कि यार इस चैप्टर के ये वाला क्वेश्चन फिर से देखने का मन हो रहा है तो आप देख सकते हो, मतलब ऐसा। ठीक है, तो इनको करना। अभी अपना हो गया इंस्पेक्शन एंड अपील्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बाकी के चैप्टर करते हैं बाद में, पता चला ज़्यादा पढ़ा दिया, लॉस्ट। ठीक है, 2 चैप्टर कर लिए, 2 चैप्टर अच्छे बड़े बड़े चैप्टर हैं। अगला जो हमारा टारगेट होगा वो अपील्स होगा और आपका एडवांस रूलिंग, डिमांड एंड रिकवरी, ये करेंगे जो अगले टॉपिक में अपन करते हैं। ठीक है, कल करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।